एनआरजी एनआरजी ये कहाँ चलता है? गांव साइड में। पीयूष पीयूष तो सर विलेज एरिया से बिलोंग करता है। यस पीयूष बोल, ये जॉब कट क्या होता है? हाँ बोल, जॉब कट की है? हाँ बोलो। মানে এটা মেইনলি হচ্ছে যাদের যাদের মানে ভূমি যাদের নেই, যাদের মেইনলি জমি জায়গা কম আছে, তাদেরকে সরকার 100 দিন মানে একটা কাজের বরাদ্দ করে। अच्छा। 180 সামথিং এরকম টাকা দেয়, 180-90 এরকম দিত। এবার এখন রিসেন্ট কেস হয়েছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার জব हम्म টাকার হিসেব দেয়নি সেন্ট্রালে। ওই জন্য हम्म हम्म ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য জব কার্ডে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ করে দিয়েছে। তো মানে অনেক রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে, আর যেমন আর আম- আর আর আমাদের চিফ মিনিস্টার চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে কি পশ্চিমবঙ্গকে টাকা দিচ্ছে না। আরে ভাই হিসেব দেবে না তো টাকা কি করে দেবে? है ना? ওটাই इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हिसाब दो, पैसा मिलेगा। সব রাজ্যে চলছে, মানে আমাদের রাজ্যে শুধু হিসাব দেয়নি বলে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। अरे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखो ना, जंगल राज चल रहा है ना? यहाँ पर बस मारी तंग अपने पार्टी को बड़ा करना और कोई काम नहीं है। बस पार्टी का कैडर को बढ़ाते जाओ, उनके फैमिली को देखते जाओ, दुनिया जाए बाढ़ में, देश जाए बाढ़ में। और गाना चला दिया 15 अगस्त में, वो हमारे देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माता। कितना देशभक्ति है अंदर से, हे भगवान। तो दिमाग गर्म हो जाता है कभी कभी मन में। चाहे कोई भी करे सर, मुझे किसी पर्टिकुलर पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पार्टी अच्छा काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देशभक्ति रहना चाहिए। वो गायब है। देश के प्रति काम करो। अरे भाई आप लोग कौन हो? आप लोग पॉलिटिशियंस हो, आप लोग समाज सेवा के लिए आए हो, आप लोग थोड़ी अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए थोड़ी ना आए हो सर। आपको सारा सेवा सरकार देता है, ठीक है? तो बस आपको आपने जिम्मा उठाया, हम लोग आप पे भरोसा किया, आप करो ना अपना काम। क्यों नहीं करते हो आप? ठीक है? प्रॉब्लम पब्लिक के साथ है। पब्लिक इनको क्यों नहीं हटाता है? हाँ, इतना क्यों सहता है पब्लिक? पता नहीं सर। हम सबको फ्रीबी पाए ना। फ्रीवी फ्रीवी में मतलब इतना घूस मिल जाता है कि भूल जाता है, তাই তো? ওটা ডিজাস্টার তাদের डिजास्टर। জন্য। एग्जैक्टली सर, भयंकर चीज है ये फ्रीबीज जो है ना, ये बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है। मतलब लोगों को ना गुमराह करने का एक तरीका है। जैसे जॉब का, जैसे अच्छा चीज बोला पीयूष ने। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली ये जो एनआरईजी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? मुझे जितना याद आ रहा है सर, नेशनल रूरल एग्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना सर? ये एक्चुअली इस तरह से भी इसको बोला जाता है कि MGNREGA। पहले इसका नाम ऐसा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनमोहन सिंह जब यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे चीफ मिनिस्टर ये थे, मिनिस्टर थे, उस टाइम पे ये नामकरण हुआ था। भारत में हर किसी को, स्पेशली एग्रीकल्चरल लेवल में, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, हर किसी को जिनका लैंड नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है, उनको तो कम से कम एक 100 डेज का वर्क मिलेगा और 100 रुपीज करके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डअप हुआ था। उसके बाद ऐसा नहीं कि 100 रहा, वो 150-200 तक चला गया था। अभी भी दूसरे स्टेट में चल रहा है, पर वेस्ट बंगाल में बंद है। फिर भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को छोड़ो सर। अच्छा, तो जॉब कट अगर किसी को गांव में जाके अकाउंट ओपन करवाना है, मैं रिसेंटली, आप लोगों को पता होगा कि रीजन क्या है, मैं बार बार उसको यहाँ पर बोलूंगा नहीं। तो मैं रिसेंटली मैं थोड़ा गांव साइड में गया था ना सर, तो उधर भी ना लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है सर। मतलब यूथ जो है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहता है। मैं कुछ मेरे ही कुछ रिलेटिव से बात कर रहा था, भाई है सब, तो वो लोग बात कर रहा था मुझसे कि दादा स्टॉक मार्केट क्या है। थोड़ा अकाउंट ओपन किया कुछ किसी ने, लेकिन फंड ट्रांसफर करने में डर रहा है, ठीक है? तो मैं बोला डरने का कोई चीज नहीं, आराम से फंड डालो, ठीक है? फिर धीरे धीरे थोड़ा नॉलेज गैदर करो, फिर आओ मार्केट में। ऐसा किसी के कहने पे मत आओ, बट नॉलेज गैदर करो। बट बड़ा इच्छा है सबके अंदर, तो ये चीज मैं देख रहा था। बहुत कम है परसेंटेज में, बट फिर भी अगर एक को भी पता चला ना, अगर वो सक्सेसफुल रहा मार्केट के अंदर, तो फिर उसको उससे इंस्पायर होके और 5 लोग इंस्पायर हो जाएंगे, ठीक है? वो मेरा जो भाई के साथ मेरा बात हो रहा था, वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, साइंस लेके पढ़ा था, तो उस समझ रहा है बात को। तो उसके बगल में भी और भी लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा ठीक ठाक समझ जाए ना, तो उसको देख के 5 लोग और इंस्पायर हो जाएगा। चलो ये अच्छा बात है। तो गांव साइड में जॉब का इशू होता है, तो उसको भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए केवाईसी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द लेटर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये UIDAI के बारे में तो आप लोगों को पता है, आधार आधार यही ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं ना सर, UIDAI, अरे आधार नंबर यही देते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया containing details of name, address and Aadhaar number, identity card subject to the bank satisfaction, letter from a recognized public authority or public servant verifying the identity and residence of the customer to the satisfaction of the bank। मतलब इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। 8 डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बोला है कि मतलब किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये जब अकाउंट ओपन वगैरह होता है ये सब अकाउंट्स के थ्रू से ही होगा, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी करना पड़ता है, जिसे हम लोग KYC अपडेट के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं, इसके अलावा और भी चीज है जिसके बारे में आप सबको नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट परमानेंट एड्रेस सपोर्टेड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट परमानेंट एड्रेस सपोर्टेड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक। ठीक है, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर बैंक का सेटिस्फैक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, कौन एम्प्लॉयर कौन है, ऐसे देखो कोई कहीं पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बन सकता है। हमारे घर में जो काम वाली काम करते हैं, ठीक है, काम वाली मासी या काम वाली दीदी जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, होम सर्वेंट बेसिकली, वो भी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, तो उनके लेटर से क्या बैंक सेटिस्फाई होगा? द आंसर इज नॉट। तो कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, उनके अंडर में कोई काम करते हैं, तो इन दैट केस में भी बैंक उसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक। अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल का KYC डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कंपनी के बारे में क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। जब कंपनी का कोई डिटेल्स चाहिए होता है, ठीक है, कंपनी को किसी तरह से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, कंपनी भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल, बोलो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ना, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। जब कोई कंपनी बन जाता है ना, तो कंपनी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अब किसी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन करके देख लो। हाँ सर, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन करके देख लो, आपको ना कंपनी की तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ मेरे पास। স্যার ও তো হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা আলাদা অন্য কোনো কোম্পানিতে যদি আমরা স্টেক ফেক নিই ওগুলো। हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड आनंदन, होल्डिंग सब्सिडरी तो माने होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल ITC का कुछ होल्डिंग कंपनी है, ITC खुद मान के किसी का होल्डिंग है, अगर किसी दूसरे कंपनी में ITC का 50% से ज्यादा शेयर है, ठीक है, तो ITC उस कंपनी का होल्डिंग माना जाएगा, और जिसका शेयर होल्ड करेगा उसे सब्सिडरी माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से कि कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड करता है, ठीक है, तो तब कंपनी का कोई मतलब डायरेक्टर वगैरह इसमें नहीं रहता है, कंपनी के नाम पे ही होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, ये यहाँ पर आपको मिल सकता है, ये ITC का 2022 का डेटा है शायद, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ PL, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। एक सेकेंड, यहीं पर कहीं होगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मे बी। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ा जाता है सर, कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, उसका डिटेल्स भी आपको रीड करना पड़ता है, और इसके ऊपर बेस करके ना आपको भी आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कहाँ क्या करके रखा है। बिल्डिंग्स, प्लांट इक्विपमेंट, नहीं, नॉट दिस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हैं साहब, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माने शॉर्ट टर्म, ठीक है, इन सब्सिडियरीज एट कॉस्ट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, एट कॉस्ट में डिटेल्स दिया है, ठीक है, जो सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें भी कंपनी का अलग अलग नाम दिया है। गोल्ड फ्लेग कॉर्पोरेशन, ठीक है, ITC इन्फोटेक, लैंड बेस इंडिया, सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडी रिलेटेड हो गया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज में ITC का इन्वेस्टमेंट है। जीरो कूपन बॉन्ड, ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है, ये रिसेंटली मैं किसी क्लास में बता रहा था, आई थिंक कंपनी लॉ क्लास में,
कंपनी लॉ या फिर टैक्स के क्लास में, मैं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहा था, 2 दिन पहले ही का बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिवेंचर्स, ठीक है, मतलब ये एज ए कंपनी इन्वेस्टमेंट है सर ये सारे, ठीक है, ये सब एज ए कंपनी। डिवेंचर मैंने लोन प्रोवाइड किया, कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है। म्यूचुअल फंड्स में देखो, आईटीसी खुद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड में, कोटक महिंद्रा में, ठीक है। इस तरह का आपको पूरा मिलेगा कि कहाँ कहाँ कंपनी का क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस बात है कि जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा उतना अच्छा बात है सर। कंपनी का भी डिटेल्स मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें सब्सिडरी भी हो सकता है, दूसरे कंपनी के शेयर में भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप लोग बाद में जरूर देख सकते हो सर, ठीक है। मैं आपको आइडिया दिया, ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही होता है, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही होता है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी भी इन्वेस्टर बनता है, उसमें क्या चाहिए सर, नेम ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेलिंग एड्रेस ऑफ द कंपनी, मैंने जहां चिट्ठी भेजना है, टेलीफोन एंड फैक्स नंबर। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है कंपनी का, कंपनी का क्या पहचान है, ओके, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, आप लोग कौन हो सर, आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग मेंबर के हिसाब से काम करोगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी क्या काम करता है और कंपनी का क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इंडिविजुअल इंसान का पहचान होता है उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ सर, उसका जॉब कार्ड, उसका टेलीफोन बिल, ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देखा। तो एक कंपनी का क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या चीज है, सर ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास डेवलप किया जाता है। जब एक कंपनी बनता है ना, जब एक कंपनी बनता है माने इनकॉर्पोरेट होता है, लैंग्वेज कुछ ऐसा यूज किया जाता है। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब होता है कंपनी को बनना, ठीक है, ये आरओसी में रजिस्टर होना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में काम होता है सर, mca.government.in। ये सब डिटेल्स मुझे बोलने का मौका मिलता है कंपनी लॉ के क्लास में, ठीक है। जो लोग सीए का पढ़ाई करते हैं, सीएस का एज वेल एज सीएमए का, वहां पर ये सब बातें हो जाता है सर। तो जो लोग, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, वो लोग शायद सोच रहे हैं सर एक ही बात फिर से क्यों बोल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट क्लास है, स्टॉक मार्केट। तो मैं ये नहीं देखता कि कौन सीएस कर रहा है और कौन नहीं, ठीक है, मतलब वैसे थोड़ी ना करूंगा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, तो फिर उनको क्या बताएंगे फिर। ये देखो सर, यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब ये भारत का कंपनी अफेयर्स चलाने वाला मिनिस्ट्री है। कंपनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो भी बात होता है ना, वो सारा ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, ठीक है। इसमें एमसीए सर्विस में जाके भी ना आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस, प्री इन्वेस्टर सर्विस, एक सेकेंड, यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेटा भी मिलता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ चला गया, कंपनी ई फाइलिंग, देख रहे हैं सर आप लोगों को, हेलो, कंपनी है सर। सर्विसेज, यहाँ पर आप जाके ना, सपोज आपको एक कंपनी बिल्ड करना है, तो आप अपना कंपनी का नाम चेक कर सकते हो। माने अगर कोई नाम पहले से है ना, तो आप वो नाम नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है, तो आपको कोई दूसरा नाम एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर सीआईएन चेक करना, इनकॉर्पोरेशन करना, इनकॉर्पोरेशन माने कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस। हाउ कैन आई रजिस्टर एन इंडियन कंपनी, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको स्पाइस बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसे स्पाइस कहते हैं, और उसके लिए INC 32 फॉर्म लगता है, और उसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करना पड़ता है एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करना पड़ता है, जिसके लिए INC माने इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। INC माने बहुत सारे लोग पॉलिटिकली सोचेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं नहीं, ये INC जो यूज कर रहा है, ये बेसिकली इनकॉर्पोरेशन के लिए कर रहा है, ध्यान से सुनना बात को, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, उसलिए नाम हो रहा है INC। तो INC 33, INC 34, उसके लिए AOA है एंड MOA है सर, ठीक है। MOA माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सर। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे देखने में होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट सर। एक कंपनी का पहचान है सर, आप कौन हो, कंपनी का तो एक्चुअली उसके पास हार्ड मांस तो है नहीं, उसके शरीर में खून तो नहीं दौड़ता ना सर, देयर इज नो ब्लड, ठीक है, इन वेसल्स। सो पॉइंट इज दैट कि उसके
उसका जान का पहचान नहीं है, उसका लाइफ का पहचान नहीं है कि उसका एमओए एओए होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरे पास है कंप्यूटर के अंदर, क्या सेव है मेरा, पेटीएम का मोस्ट प्रोबेबली, पेटीएम एमओए टाटा पावर का दिख रहा है मुझे, पेटीएम का भी था, पेटीएम पेटीएम का नाम क्या है, पेटीएम का 197 कम्युनिकेशन, 197। पेटीएम के बारे में बोलने से आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा बिकॉज मॉडर्न कंपनी है। यस, आई थिंक ये है। चलो टाटा पावर का भी देख लो और पेटीएम का भी देख लो। सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कि सबाई देखते पाচ্ছে तो? হ্যাঁ স্যার। बस 2 मिनट देखो, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी बाद में आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस समझ के बाद में इसके बारे में पढ़ाई करना, ठीक है। जैसे कि ये सब लीगल पार्ट है सर कंपनी का। एक कंपनी बनता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है। एक कंपनी जब बिल्ड होता है ना तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ से मिलता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से, ठीक है, आरओसी के थ्रू से मिलता है। अब ये देखो आप, बेसिकली आरओसी, उसके बाद वो एमसीए, पूरा प्रोसेस एमसीए संभालते हैं और पूरा कंप्लीशन करते हैं आरओसी। जैसे ये पेटीएम, जब हम लोग ऑनलाइन में पेटीएम सर्च करते हैं या पेटीएम के शेयर के बारे में देखते हैं तो आप देखना कि उसका नाम पेटीएम नहीं है। पेटीएम है क्या? आप यहाँ पर ना ना 197 197 कम्युनिकेशन है ना सर, तो यही इसका इनकॉर्पोरेशन नेम है सर। पेटीएम तो उसका ब्रांड नेम है, उसका पॉपुलर ब्रांड नेम है पेटीएम। जैसे गूगल का नाम गूगल है क्या? হ্যাঁ অ্যালফাবেট। अल्फाबेट, थैंक यू सर, अल्फाबेट। वेरी गुड सर। फेसबुक का नाम हो तो मेटा। हाँ फेसबुक, फिर भी पहले फेसबुक था, रिसेंटली नाम चेंज करके मेटा किया। लेकिन गूगल का नाम कभी भी गूगल नहीं था, गूगल का नाम एक्चुअली अल्फाबेट आईएनसी था। सिमिलरली पेटीएम का नाम पेटीएम नहीं है, पेटीएम का नाम 197 कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी नाम से पेटीएम अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया था जब पेटीएम बना था। अब ये डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ क्या है कि पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ इसका एमओए है, इसका प्रूफ इसका एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम में एक्चुअली यही सब लिखा रहता है, कंपनी कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, क्या करने आया है, ठीक है, कहाँ रजिस्टर है। जैसे ये कंपनी का देखो आप, मैं पेटीएम का दिखा रहा हूँ, आप ऑनलाइन में और भी कंपनी का डेटा आपको मिल जाएगा। कहाँ रजिस्टर है ये? रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने इस पे साइन किया और ये कब बना था? 2001 में बना था सर, 2001 में बना था, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो आप, अब मजा देखो आप इसमें पेटीएम का, मैं आपको भी, ये तो इनकॉर्पोरेशन डेटा है, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ ये सब, ये जो है ना सर, ये सब एक्चुअली रिजोल्यूशन कंपनी चेंज करते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है? अब किसी किसी को लग रहा होगा सर कंपनी लॉ चल रहा है क्या? सर डोंट वरी, कंपनी लॉ क्लास ये है नहीं, मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा हमारे इक्विटी डेरिवेटिव के लॉ में। सो जरूरत हो गया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये सब देख रहे हो सर, तो पेटीएम ना टाइम टू टाइम अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम जब स्टार्टिंग में आया था तो पेटीएम ना रिजल्ट का काम करता था। ये जो एग्जाम रिजल्ट वगैरह होता है ना, ये रिजल्ट ऑनलाइन में रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये काम करता था। एक जमाना था सर, हम लोग जब क्लास स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब पहले तो जब तक स्कूल में या कॉलेज में ना पहुंचो रिजल्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया 2003-4 मोस्ट प्रोबेबली, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आप मोबाइल में मैसेज करके चेक कर सकते हो, ठीक है, पास हो या फेल, ठीक है, कितना मार्क्स मिला है, एवरीथिंग। तो ये जब टाइम आया था सर तो लोग बड़ा खुश हो गए थे और ये सब काम के लिए पेटीएम जैसा कंपनी तब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ पेटीएम का ऑब्जेक्टिव में बहुत बदलाव आया है सर, बहुत बदलाव आया है। कहाँ कहाँ पता चलता है कि पेटीएम अपना ऑब्जेक्टिव बदला है? उसके लिए आपको पेटीएम का क्या देखना पड़ता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोलूं कि
कि किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जिसके बेसिस पे कंपनी चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा क्या रहता है? इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का एड्रेस, ठीक है, एवरीथिंग लिखा रहता है। कहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर एड्रेस क्या है, कुछ क्लॉज बोलते हैं उसको, जो यहाँ पर कंपनी लॉ क्लास में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशंस, क्या लिखा है? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सर्विस इंक्लूडिंग टेलीकॉम रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, एंड बिकमिंग ए सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट, telecommunications, radio, television or any other distribution of broadcasting activity as may be permitted by government। समय के साथ साथ बिजनेस में यहाँ पर कितना ऑब्जेक्टिव है देखोगे? देखो सर, देखो आज पेटीएम को ये सब कारण में कोई नहीं जानता। आज पेटीएम का ऑब्जेक्टिव लेवल बहुत बदल गया है। लुक एट सर, यहाँ पर 13 पहले पॉइंट में है। आजकल तो पेटीएम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, हाँ, टू लेंड एंड एडवांस मनी, टू गिव क्रेडिट ऑन एनी टर्म्स एंड मोड with or without security to the individual, firm, body corporate or any other entity to enter into guarantee and suretyship of all kinds of receive money or deposit loan। इस तरह का आजकल पेटीएम में लोन होता है कि नहीं होता? हाँ सर, पेटीएम लोन देता है, आप लोग जानते हो, लोन देता है, बहुत सारा काम करता है। समय बहुत बदल गया है सर, ठीक है। ऑनलाइन में इजीली लोन मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव और आया, मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ देखो और पॉइंट्स हैं। अभी घर पे बैठे पढ़ना सर, ठीक है। यहाँ पर आपको और 30 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको पता लगेगा कि पेटीएम समय के साथ साथ अपना ऑब्जेक्टिव ऐड भी किया है, डिलीट भी किया है। अब जो भी करता है ना, एज पर कंपनीज एक्ट करना पड़ता है और उसे आरओसी में रजिस्टर करके बताना पड़ता है। मैं वही बोल रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करने आया हूं। और ये सारा डिटेल्स देखने में सर बोरिंग टाइप का है, पर जब भी किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, उसे कंपनी के एमओए एओए के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और हम लोग तो बात कर रहे हैं कंपनी को एज ए क्लाइंट के हिसाब से देखने के बारे में। तो अच्छा, ये हो गया एमओए। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये भी सिमिलर एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको कंपनी का रूल बुक कहा जाता है। यानी कंपनी डे टू डे बेसिस में किस तरह से फंक्शन करेगा उसके बारे में आर्टिकल बताते हैं। बाकी किसी को भी, अगर किसी को भी, जो लोग सीएस सीएमए का पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो करते हैं मैं उनको क्या बोलूं, उनको पता है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि सर हमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेना है, तो आप लोग मुझे जरूर बताना। मैं कंपनी लॉ का सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट जहां पर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में केस लॉ वगैरह किया गया है, आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। जिसे इच्छा है ज्यादा जानने का वो जरूर ले सकता है, मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, फिलहाल जितना मैंने बता दिया ना, ये काफी है कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। अब पॉइंट क्या है सर? नो पॉइंट इज दैट कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, मतलब मैं ये सब डिटेल्स क्यों बोला, मैं इसलिए ये डिटेल्स बोला क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी फार्म के लिए, ब्रोकिंग फार्म के लिए काम करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि आखिर मानो कंपनी ने आपको बताया कि आप एमओए उठा के लाना, अब आपको पता ही नहीं है एमओए होता क्या है, ठीक है। आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, क्या समझाओगे, व्हाट इज एमओए? अगर आपको पता ही नहीं है, आप कितना याद करोगे, आप भूल जाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एमओए क्या है। और मैंने आपको दिखा भी दिया। और सबसे बड़ा चीज, आप लोगों में से बहुत लोग सिर्फ ट्रेडर नहीं बनते हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोचते हो, तो कंपनी का एमओए एओए डॉक्यूमेंट्स भी रीड करने का आदत डाल दे सर, क्योंकि उसी में लिखा रहता है कंपनी का पूरा प्लान, ठीक है। ये एक्चुअली लीगल पेपर है, बट यही उसका पहचान। सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं सर। अच्छा, बोझा क्या है एमओए एओए बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट? हाँ सर, बोलो ना, बोझा कैसे ব্যাপারটা? হ্যাঁ बाकी अगर किसी को डिटेल्स जानना है वो कंपनी लॉ का मेरे से क्लास ले ले सर, मैं उनको दे दूंगा। अच्छा, रिजोल्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओपन एन अकाउंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु हैव ऑथोरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। Resolutions of board of directors to open an account and identification of those who have authority to operate the account। मैंने कौन सा, मतलब कंपनी का जो भी डिटेल्स रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स रहेगा, वो कौन ऑपरेट करेगा, तो उसमें बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा, किसके पास ऑथोरिटी रहेगा अकाउंट को ऑपरेट करने का, ये डिटेल्स थी। पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ। कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल।
ये कंपनी के केस में डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनरशिप बिजनेस का लीगल नेम, एड्रेस, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड देयर एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर ऑफ फॉर्म एंड पार्टनर्स। ठीक है, जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए आते हैं सर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप बिजनेस के पास जब वो भी आपका क्लाइंट बन सकता है, ठीक है, मतलब किसी ब्रोकिंग फर्म का, किसी ट्रेडिंग मेंबर का क्लाइंट बन सकता है, तो उनसे क्या चीज डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा केवाईसी के लिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्टनरशिप बिजनेस का, इफ रजिस्टर्ड। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि इफ रजिस्टर्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, इसमें जो लोग पार्टनरशिप लॉ पढ़ चुके हो, ठीक है, ऑब्वियसली अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मे भी कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे पार्टनरशिप लॉ 1932, ठीक है। और आजकल एक बिजनेस आया है सर पार्टनरशिप का न्यू मॉडल, कोई बता सकते हो पार्टनरशिप का न्यू मॉडल का नाम क्या है? एनीवन प्लीज? LLP। एलएलपी, थैंक यू सर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, थैंक यू, वेरी गुड सर। एलएलपी के केस में ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ना रहे, एलएलपी है तो रजिस्टर्ड तो करना ही पड़े। एलएलपी बेसिकली पार्टनरशिप है बट कंपनी जैसा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप बट वो कंपनी जैसा कैरेक्टरिस्टिक के साथ आ रहा है, यही एलएलपी का फायदा है। माने एक्चुअली ये पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप एंड कंपनी का एक हाइब्रिड मॉडल है। ये भी लॉ में पढ़ाया जाता है कि क्यों ऐसा मॉडल को डेवलप किया गया। चलो मैं उस डिटेल्स में और नहीं पढ़ूंगा और उतना ज्यादा नहीं चला जाऊंगा सर, मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना है, एलएलपी के केस में रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है बट पार्टनरशिप के बिजनेस के केस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर कोई 2 पार्टनर या 4 पार्टनर या 10 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस चला रहा है आपके सोसाइटी में आसपास में और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस जो है वो इलीगल है। यस सर, बात सुनने में थोड़ा टेढ़ा है पर यही सच्चाई है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? कि अगर खुदा ना खास्ता माने इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो, डिस्प्यूट इन पार्टनरशिप, तब क्या होगा? तब वो लोग क्लेम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई पर्टिकुलर मैटर को प्रूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेहतर है कि अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो एक रजिस्ट्रेशन करके चलो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन का पार्टनरशिप करके चला रहा है बस ओरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से, तो उसको इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसलिए लिखा है सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कहां से लाएंगे, ठीक है। तब फिर मुश्किल हो जाएगा, तब उनको उनका केवाईसी अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी granted to partner on an employee of the firm to transact business on its behalf। माने पार्टनर में मानो ABCD पार्टनर है, अब जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे मिलके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को देखभाल कर रहे हैं, ट्रेडिंग को देखभाल कर रहे हैं। मे बी सी को परमिशन दिया गया है, पीओए दिया गया है, तो सी देखेगा तो सीओ का पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स होगा, है ना। बिना पावर ऑफ अटॉर्नी का सी कैसे काम कर सकता है पार्टनरशिप के लिए? और टेलीफोन बिल इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पार्टनरशिप बिजनेस के केस में चाहिए होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सर कि एक इंडिविजुअल का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है, एक कंपनी का क्या क्या हो सकता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस का क्या क्या हो सकता है। क्लियर ना? ये ব্যাপারটা বোঝা গেছে? हाँ सर। ये जो पॉइंट था ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम कस्टमर्स। एक ब्रोकिंग फर्म, एक ट्रेडिंग मेंबर अपने कस्टमर से उसके आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडियर के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। कंपनी के लिए क्या हो सकता है, अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए क्या हो सकता है, और पार्टनरशिप के लिए क्या क्या हो सकता है। चलो अब आ गए हम लोग जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा था, इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म। मैं शुरू में इसी पॉइंट में बात कर रहा था कि इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है। ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, अच्छा ग्रीवेंस शब्द का मतलब क्या है? ये जो ग्रीवेंस वर्ड है इस वर्ड का क्या मतलब है? हाँ सर बोलो। ये एक लीगल लैंग्वेज है, ग्रीवेंस।
इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड इंग्लिश में देखूं तो क्या बता रहा है गूगल, क्या बता रहा है देख लो। समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। ओके, गूगल क्या कहता है ग्रीवेंस माने? सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा हिंदी में तो दिखाई दे रहा है शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना। शिकायत माने क्या मतलब? अगर आपको कोई कंप्लेन है तो करो, তাই তো রে নাকি রে? মানে অভিযোগ করা। অভিযোগ করা, বাংলাতে বললে অভিযোগ করা, ঠিক আছে। অভিযোগ অভিযোগ কি বলবো, অভিযোগ কেন্দ্র, हाँ অভিযোग केंद्र, ठीक है। तो वही बात है सर। अब देखो देखो जैसे ही हम लोग अपने लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो कितना इजी हो गया। तो इन्वेस्टर अभियोग केंद्र, ठीक है, निवेशकारी, इन्वेस्टर माने क्या, जो निवेश करता है, ठीक है, निवेशकारी अभियोग केंद्र, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, बड़ा सिंपल बात है सर। अब इसको इतना ज्यादा हाइप मत कर देना, ग्रीवांस मैकेनिज्म बोल के ना कोई स्पेशल सोना मोती मत चढ़ा देना। सिंपल बात है, जब इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम फील हो, इन्वेस्टर को लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो ग्रीवांस में जा सकता है। वो अपना जो भी अभियोग है, ठीक है, जो भी उसका शिकायत है वो डाल सकता है। तो कहाँ डालेगा? अच्छा कौन धोखा दे सकता है? ट्रेडिंग मेंबर, ब्रोकर बेसिकली, ठीक है। तो ईच एक्सचेंज हैज ए प्रोसेस फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, यानी अभियोग को खत्म करने का हर एक्सचेंज के पास एक रिड्रेसल प्रोसीडियर्स है। जनरल फीचर ऑफ दिस प्रोसीडियर्स आर मेंटेन बिलो, और उस फीचर्स को यहाँ पर मेंटेन किया है कि जब कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर, ठीक है, जब कोई इन्वेस्टर्स या ट्रेडर, बेसिकली यहाँ पर इसको इन्वेस्टर बोला जा रहा है, चाहे ट्रेडिंग ही कर रहे हो आप, ठीक है, बट हम इसको इन्वेस्टर ही मानेंगे, ठीक है, बिकॉज ये इन्वेस्टर वर्ड सबको फिट होता है, इंट्राडे वाले को भी फिट हो जाता है, ऑप्शन ट्रेडर को भी फिट हो जाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को भी फिट हो जाता है, तो इसलिए इन्वेस्टर वर्ड सही रहेगा। तो जितना भी एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में आज के डेट में 7 एक्सचेंज एक्टिव हैं, मेन एक्सचेंज में से बीएसई एनएसई का नाम लिया जा सकता है। So all exchange have a dedicated department to handle grievance of investors against the trading member and issuers. Generally, these departments operate from all offices of the exchange. जितने भी exchange offices हैं, हर office से ये grievance redressal follow होता है, so as to provide easy access to investors. All exchange also have supervision mechanism for the functioning of this department or cell. This includes the investor service committee. इसको इसके अंदर और भी कौन होते हैं? इन्वेस्टर सर्विस कमेटी होते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए काम करता है। किसी भी कमेटी को क्यों बनाया जाता है? कमेटी क्यों फॉर्म होता है सर? दुर्गा पूजा कमेटी क्यों फॉर्म होगा? ऐसे अभी देखो ना, मैं जिस पाड़ा में यहाँ कोलकाता में रहता हूँ, मेरे झाड़ग्राम में जहाँ पर पाड़ा है वहां पर भी दुर्गा पूजा होता है ना सर। तो दुर्गा पूजा में एक कमेटी, हर आप सबको पता है, ऐसे जैसे रथ चालू हुआ, उल्टा सीधा रथ से खुटी पूजो, फिर अभी बायना का टाइम हो गया। बायना माने वो मूर्ति के लिए जाना पड़ता है ना, उसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा कमिटी है, घर घर में जाके चांदा कलेक्ट करना, फिर दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज करना, एक एक बहुत बड़ा, मतलब बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा माने 6 महीना दुर्गा पूजा चलता है, ठीक है, इन द नेम ऑफ दुर्गा पूजा। तो उसके लिए दुर्गा पूजा कमिटी है, ठीक है। तो इन्वेस्टर सर्विस कमिटी भी उसी तरह से काम करेगा, जो इन्वेस्टर के सर्विस के लिए काम करेगा। कंसिस्टिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफिशियल्स, कौन होंगे उसमें? एक्सचेंज ऑफिशियल्स होंगे एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे, whose nomination is approved by Security and Exchange Board of India, SEBI. SEBI also monitor exchange performance. SEBI exchange का परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करेगा रिलेटेड टू इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि इन्वेस्टर अपना प्रॉब्लम जब डाल रहा है, जब अपना प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, तो उसको क्या एक्सचेंज सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसके लिए ना एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है सर, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को मैंने वो अनुराग का केस बताया था, याद है? अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग का, हेलो, हाँ सर। हाँ, इसके ऊपर पूरा केस लॉ हो गया था कि किस तरह से इन्वेस्टर का पैसा को इधर उधर कर दिया गया था, सिक्योरिटी में पूरा एकदम चालबाजी हो गया था। रिसेंटली भी कुछ एक्सचेंज में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, और भी कुछ ब्रोकिंग फर्म है, मुझे सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग जरूर खबर रख रहे होंगे, ठीक है। खबर रखना सर, ऐसे अच्छाई का भी खबर रखते हो, ऐसे खराब का भी खबर रखा करो, ठीक है। तो इस पूरा प्रोसेस दादा, को, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। কি মানে প্রসেসটা, মানে যে কোনো ইনভেস্টর যেন প্রতারিত না হয় তার জন্য করা আর কি, তাই তো? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ, একদম। কোনো ইনভেস্টর যেন প্রতারিত না হয় তার জন্য এই পুরো সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা, ঠিক আছে।
মানে যাতে ইনভেস্টর মানে বেফিকার হয়ে, বেফিকার মানে যাতে কোনো রকম টেনশন ছাড়া মার্কেটে নিজের টাকাটা ঢালতে পারে, যেন কোনো রকম ম্যানিপুলেশন না হয়, যেন প্রবলেম হলেও সলভ হয়ে যায়। প্রবলেম হবে না বেসিক্যালি, যখন শাস্তি থাকবে, ভয় থাকবে, তো প্রবলেম গুলো আসবে না অ্যাকচুয়ালি। ধীরে ধীরে প্রবলেম গুলো শর্ট আউট হয়ে যাবে। একটা ভয় থাকা দরকার, যেটাকে বলে আইনের শাসন। ঠিক আছে, आइनेर शासन, जो जो करेंटली हमारे स्टेट में नहीं है। ठीक है, यहाँ लोग गलती पे गलती करे जा रहे हैं, पर गलती को छुपाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनसे सरकार को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, वो खराब चीज है सर। ठीक है, आइन का शासन होना चाहिए, नहीं तो ना लोगों को हर चीज से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, हर चीज से भरोसा उठ जाएगा, मतलब जहां जो करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है, मतलब बेनिफिट के चक्कर में सब खत्म हो जाएगा ना, तो एक दिन ना वो पाकिस्तान जैसा हालत होगा, कटोरा लेके दुनिया भर में भागना पड़ेगा। करप्शन बहुत खतरनाक चीज है, और करप्शन को बढ़ावा देना उससे भी भयंकर चीज है। इसको बंगाली में एक बहुत सुंदर सा लाइन है ना सर, अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों सेम लेवल का पापी माना जाता है। हाँ, तीनों সমদলে তারপরে ভুলে গেছি। তারপর भूले गए चीज। ठीक है, तो जो जो गलत करेगा और जो गलत को सहेगा, दोनों ही गलत है सर। दोनों, जो बेसिकली जो गलत को सहन करता है वो और बड़ा गलती है। जो गलती कर रहा है वो तो ठीक है, चलो फिर भी उसको देखा जाएगा, वो तो गलत करने के लिए जैसे पैदा हुआ है। लेकिन जो गलत गलती को सह रहा है, जो उसको बढ़ावा दे रहा है, वो भयंकर पापी है। इनका पाप का कोई क्षमा नहीं है सर। अच्छा आगे देखो, इसमें ना एक स्पेशल पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके, ये बहुत पॉपुलर एक पॉइंट है, स्कोर्स बोलते हैं इसको, स्कोर्स। ये साइट भी बड़ा पॉपुलर है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, scores.government.in। देखना चाहोगे? देख रहे हैं सर, scores.government.in, ये सेबी का पोर्टल है। ये बेसिकली रिड्रेसल पोर्टल है सर। इस पोर्टल के अंदर जिसका जो भी प्रॉब्लम होता है वो कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पर स्टेटस देखने के लिए जो भी कंप्लेन करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट वगैरह में रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हो उस तरह से। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने से आपको स्टेटस में पता चलेगा कि क्या हालत है अभी आपका प्रॉब्लम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। ठीक है, और इसका जरूरत में, ऐसे ये हमेशा जरूरत नहीं होता है, जब किसी के साथ कोई खराब चीज होता है तब वो यहाँ पर जाके अपना डिटेल जमा कर सकता है। ठीक है, ये देखो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, लिस्टेड कंपनीज, अदर सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, सारा डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, देयर विल बी ऑकेशंस व्हेन यू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी। शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में आपको कोई कंप्लेंट है, इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है, लाइक ब्रोकिंग फार्म, ठीक है, इनके अगेंस्ट में आपका कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ सच कंप्लेंट यू शुड फर्स्ट अप्रोच टू द कंसर्न कंपनी इंटरमीडियरी अगेंस्ट whom you have complaint, however you may not be satisfied with their response, है ना, therefore you should know whom you should turn to get your complaint addressed। आप पहले उनके पास ही जाओगे भाई, कंपनी के बोलोगे, आप ब्रोकिंग फार्म को बोलोगे, अगर वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा फिर आप सेबी के पास आ जाओ। सेबी टेक्स अप कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इशू and transfer of securities and non-payment of dividend with listed companies. In addition, SEBI also takes up complaints against the various intermediary registered with it and related issues. Scores facilitate you to lodge your complaint online with SEBI and subsequently view in its status। ठीक है, आप कंप्लेन करो और उसका स्टेटस भी देख। डिस्क्लेमर, while all efforts have been taken to make this websites, अच्छा चलो ये जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कोर्स का मेन कॉन्सेप्ट है। फाइलिंग कंप्लेंट स्कोर इजी एंड क्विक, यहाँ पर आप जाके चेक कर लेना कि कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ, किसी भी तरह का, मानो आपका फंड गायब हो गया आपके अकाउंट से, आपको डिविडेंड मिलना था, आपके अकाउंट में डिविडेंड नहीं आया। ठीक है, मानो आपको बोनस मिला था पर बोनस नहीं अवेलेबल हुआ। ठीक है, तो क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे और भी चीजें हैं, मैं वही लिस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, वही लिस्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कब आप सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में जाओगे। ठीक है, पर जाने से पहले आपको ये सब बातें जानना पड़ेगा।
Receipts of complaints. The investor is required to submit his complaint in the prescribed complaint form against the trading member, providing the details as specified in the instruction annexed to the complaint registration form, along with supporting documents subsisting his claim. ठीक है, मैंने आपका क्लेम क्या है उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट करो। तो बेसिकली इसलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर साइट को दिखाया कि आप इस साइट के अंदर थोड़ा ना सर्फिंग करना। ठीक है, आप लोग ऐसे मोबाइल वगैरह में बहुत सर्फिंग करते हो ना, तो प्लीज ये सब चीजों में भी सर्फिंग करें ना, आपको नॉलेज एनहांस हो जाएगा कि अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या करना है, आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, स्कोर्स ऑथेंटिकेशंस फॉर लिस्टेड कंपनीज, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट लिस्टेड कंपनीज लॉगिन पेज। ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी का एरिया है और यहाँ पर इंटरमीडिएट लाइक ट्रेडिंग मेंबर, ब्रोकिंग फर्म, इन लोगों का एरिया है। हाँ बोल, कोई कुछ कह रहा है, बोलो सर। হ্যালো সুমিত, কিছু বলছিস? না না দাদা, হাতে লেগে আনমিউট হয়েছে। ओके, प्रोसेस को पढ़ लो सर। ऑन रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट, अब जैसे ही कंप्लेंट मिलता है, ठीक है, एक्सचेंज स्क्रूटिनाइज द नेचर ऑफ कंप्लेंट, माने बीएसई या एनएसई जिसका भी प्रॉब्लम हो उसको क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा ऑफ द कंप्लेंट एंड एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितना एडिक्वेसी माने जरूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दिया कि नहीं दिया, along with the complaint. If all relevant documents are submitted, the complaint is recorded, a complaint number is assigned. ठीक है, कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा, and an acknowledgement towards receipt of complaint is sent to the investors. If the documents are inadequate, the investor is advised to set right the deficiencies of the documents. माने उनको बोला जाएगा भाई आप और भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो ये जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रिट्रेसल कंप्लेंट्स के बारे में आगे पढ़ लो सर। जनरली एक्सचेंज माने बीएसई या एनएसई इनिशियली ट्राई टू रिजॉल्व द कंप्लेंट बाय फॉलोइंग अप विद द मेंबर ऑन कंप्लेनेंट। ठीक है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है और जो मेंबर जिनके अगेंस्ट में हो रहा है दोनों को फॉलो अप करते हैं। द इश्यूज रेज्ड बाय कंप्लेनेंट आर एनालाइज्ड एंड द कंप्लेंट इज टेकन अप द कंसर्न ट्रेडिंग मेंबर फॉर रेजोल्यूशंस। माने जो ब्रोकिंग फर्म या ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर, जिनके साथ ही प्रॉब्लम होता है उनको ये कंसर्न बताया जाता है। रिस्पॉन्स विद इन द सेट टाइम फ्रेम, फिर उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि भाई इतने दिन के अंदर हमें बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। सब्सिक्वेंटली द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर इज रिव्यूड। अब ट्रेडिंग मेंबर जो भी रिस्पॉन्स करता है उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, रिव्यू माने वो क्या बता रहा है और कंप्लेंट जो किया है उसके साथ उसको चेक किया जाता है। इफ द ट्रेडिंग मेंबर हैज एग्रीड विद द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट्स, ठीक है, अगर वो एग्री कर लेता है कि जो कंप्लेन है वो एग्री कर लेता है, ही इज एडवाइज्ड टू सेटल द मैटर इमीडिएटली एंड कंफर्म। माने वो अपना गलती मान लिया और गलती को सुधारने के लिए उनको एक्सचेंज की तरफ से बोला जाएगा कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, नहीं तो लीगल इश्यूज में तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ठीक है, लाइसेंस छीन लेगा सर, आजकल किसी को छोड़ता नहीं है, पहले का जमाना चला गया, ये करप्शन का ही बदबू है। ठीक है, पहले क्या होता था, आज से अगर 5-7 साल 10 साल पहले का बात करो तो सिस्टम में खोखलापन कब आ जाता है, जब वही हर चीज के ऊपर आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दुर्गंध देखेगा। ठीक है सर, क्यों बार बार पॉलिटिक्स को खींचते हो सर, वही तो ना, लोकल गवर्नमेंट आपके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, आप उनको पैसा दे देते हो, ठीक है, करोड़ों का ट्रांसफर हो जाता है, किसका पैसा कहाँ चला जाता है, इलीगल मनी किस तरह से व्हाइट में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए लास्ट क्लास में वो डिस्कशन हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्टेड होंगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, नीचे वाले लोग करप्टेड देखने को मिलता है, ऊपर में करप्शन कम है पहले से। ये इसलिए पहले से मार्केट के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप हुआ है। नहीं तो आज इंडिया एक छोटा सा डेटा मिल रहा था सर, मैं देख रहा था कि 1947, आज 15 अगस्त है सर, इसीलिए बात कर रहा हूं थोड़ा। 1947 15 अगस्त हमारा देश, प्यारा देश इंडिया, भारत, ओके, इंडिपेंडेंस लिया था ब्रिटिश से। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब ड्यूरिंग 1950s के आसपास के टाइम पे और भी बहुत सारा कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। कोरिया वगैरह है, ठीक है, चाइना का कुछ एरिया है, ठीक है, बहुत सारे और भी आसपास में आपको बहुत सारा मिलेगा इस पर्टिकुलर, क्योंकि कॉलोनियल कॉन्सेप्ट ना जो यूरोपियन नेशंस ने चारों तरफ फैला के रखा था, ये 47 में बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से धीरे धीरे
बहुत सारा कंट्री, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ब्राजील, ठीक है, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज, एशिया का ज्यादातर, ठीक है। अब धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज धीरे धीरे डेवलप होने चालू किया, बट जिस हिसाब से कोरिया, जापान, इस तरह का कंट्री डेवलपमेंट किया है लास्ट 50, 75, 77 साल में, इंडिया का डेवलपमेंट स्लो रह गया बहुत ज्यादा। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है वही करप्शन। करप्शन, आप इतिहास ढूंढ के देख लो। मैं आपको किसी पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको एक इकोनॉमिक बातें कर रहा हूं। आप देखो कि किस तरह से 47 के बाद से देश के अंदर करप्शन रहा है और दोगलापन रहा है, यानी मुंह में कुछ बोल रहा है, कर कुछ और रहा है। या फिर दूसरा पॉइंट है मिसमैनेजमेंट या लैक ऑफ मैनेजमेंट पावर, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, जिसके कारण इंडिया आज 77 ईयर्स में जितना डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट का स्पीड इंडिया नहीं पकड़ पाया। हाँ, कोई कोई बोलता है नहीं, जो हुआ बहुत हुआ, उनका बात मैं क्या करूं सर, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा कि जो हुआ बहुत हुआ, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग ना थोड़ा सा में खुश हो जाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट का मामला हो तो थोड़ा सा में क्यों खुश होना, जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ है, और उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कौन सा चीज है जो आपको स्लो कर दिया, जो आपका इकोनॉमी को उस लेवल में लेके नहीं जाने दिया। आज भी हमारा देश का परचेसिंग पावर पर पैरिटी या परचेसिंग पावर बहुत ही कम है। हम लोग डेवलप तो हुए हैं कंपेरेटिवली, बट बहुत अच्छा नहीं सर। आज भी हमारे देश में लोग पॉवर्टी लाइन में हैं, आज भी हमारे देश में लोगों को बहुत ही एवरेज इनकम के साथ, लो एवरेज इनकम के साथ गुजारा करना पड़ता है, और ऐसा संख्या कोई एक दो नहीं, परसेंटेज में बहुत है सर। और इसका वन ऑफ द बिग रीजंस है कि इकोनॉमी के अंदर जहां जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता था, वो हर जगह में करप्शन। अब यही प्रॉब्लम है सर। सुनने में लगता है कि छोटा सा प्रॉब्लम, कंप्लेन, बट ये कंप्लेन एक छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत अंदर तक खोखला कर देता है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देख लो सर। So if the trading member has agreed with content of the complaint, he is advised to settle the matter immediately and confirm. If the trading member states that he has already settled the complaint, proof of settlement is solicited. अगर ट्रेडिंग मेंबर कहता है कि मैंने कंप्लेंट सेटल कर दिया, तो प्रूफ दिखाओ एंड क्रॉस कंफर्मेशन करो इन्वेस्टर के साथ। If the trading member raises issues from his side, अगर ट्रेडिंग मेंबर अपने साइड से इशू रेज करता है, द कमेंट्स आर एनालाइज्ड, कौन करेगा, एक्सचेंज करेगा, एंड फॉरवर्ड टू द इन्वेस्टर्स फॉर हिज व्यूज एंड कमेंट्स। अगर इन्वेस्टर का व्यूज और मेंबर का इश्यूज दोनों मैच कर गया, ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस रह जाएगा, परसिस्ट करेगा। एक्सचेंज होल्ड मीटिंग, तब एक्सचेंज बोलेगा मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जिस तरह से किसी भी चीज का प्रॉब्लम, इवन घर का प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व होता है, होना चाहिए। हमारे घर में फैमिलीज में भी तो प्रॉब्लम होते हैं सर, हर फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत, मिनिमम से लेके मैक्सिमम प्रॉब्लम ईच एंड एवरी फैमिली में है सर। वो प्रॉब्लम भी इसी तरह से सॉल्व होना चाहिए, और वही बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंज प्रीमाइसेस फॉर एक्सपीडिटियस रेजोल्यूशंस of the complaint in case difference still persists, the investor is informed that he may opt for arbitration proceedings. सर अगर मीटिंग में बात नहीं बना तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। कहां जाएंगे सर? आर्बिट्रेशन में। इसको बोलते हैं, आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन माने बेसिकली कोर्ट, ठीक है, आर्बिट्रेशन माने बेसिकली कोर्ट। मैं बताता हूं, बिजनेस लेवल में आर्बिट्रेशन का बहुत बड़ा यूज होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा। If the trading member has justifiable reasons for his actions which are within the regulatory framework, अगर ट्रेडिंग मेंबर को लगता है कि जो भी वो कर रहा है या उनके तरफ से सब कुछ एज पर लीगल है, द इन्वेस्टर इज एनलाइटेड ऑन द करेक्ट पोजीशंस ऑन द मैटर, ठीक है, द इन्वेस्टर इज एनलाइटेड ऑन द करेक्ट पोजीशंस ऑन द। नाउ पॉइंट इज दैट आपको यहाँ पर आर्बिट्रेशन के बारे में बताया जा रहा था। Now what is the big point? आर्बिट्रेशन क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आर्बिट्रेशन के बारे में स्पेशल पॉइंट्स है। आर्बिट्रेशन क्या होता है मैं उसके बारे में बताता हूं आपको, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, किस तरह का कंप्लेंट हो सकता है, किस तरह का कंप्लेंट हो सकता है। एक्सचेंज प्रोवाइड असिस्टेंस इफ द कंप्लेंट्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ एक्सचेंज। अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के परव्यू के अंदर है, ठीक है, तो फिर वो उस मैटर को, कंप्लेंट को रिसीव करेगा और उस पर काम करेगा। जैसे
related trades and executed of the exchange platform. These may be of the following types. Non-receipt of corporate benefit. अगर किसी इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलना था बट एक्सचेंज ब्रोकिंग ने या ट्रेडिंग मेंबर ने नहीं दिया, इंटरेस्ट मिलना था, बोनस मिलना था, नहीं मिला, या तो टेक्निकल फॉल्ट है या फिर जानबूझ के चिट करने का इच्छा है. कंप्लेंट अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग: नॉन रिसीट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज, non-receipt of documents such as member-client agreement, contract notes, settlement of accounts, ordered trade log, etc. Non-receipt of funds and securities kept as margins. Trade executed without adequate margin. Margin नहीं है फिर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और उसको उसके ऊपर बाद में लोन जनरेट कर दिया. डिले नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड्स. स्क्वायरिंग अप ऑफ पोजीशंस विदाउट कंसेंट. किसी ट्रेडिंग मेंबर का पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देना, ये बहुत बहुत भयंकर प्रॉब्लम है. पूछा ही नहीं, स्क्वायर अप कर दिया बिना क्लाइंट कंसेंट का, बिना इन्वेस्टर कंसेंट का. कैसे एक ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर स्क्वायर अप कर सकता है? मैं बोला ही नहीं कि सेल करना है. मानो कि मैं पहले बायर था, तो मैं बायर हूं तो मैं सेलर बनूंगा ऑब्वियसली, आज नहीं तो कल बनूंगा, बट मेरे परमिशन के बिना ब्रोकिंग फर्म में थोड़ी ना कर सकता है. अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट. एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज बाय ट्रेडिंग मेंबर. अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम कमोडिटी अकाउंट टू अदर अकाउंट एटसेट्रा. अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ फंड, इधर का फंड को उधर कर देना, उधर का फंड को इधर कर देना. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है कौन? ट्रेडिंग मेंबर. और ये सब प्रॉब्लम को लेके एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर कंप्लेन लेके ग्रीवेंस रिड्रेसल में जा सकता है. हेलो, কি বোঝা যাচ্ছে? समझ में आ रहा है सब? हाँ सर. Complaints in cases where the member has surrendered his membership and the complainant has approached the exchange before expiry of the time mentioned in the public notice. मानो कि मेंबर अपना मेंबरशिप सरेंडर कर दिया और कंप्लेन जो है वो एक्सचेंज में इन्वेस्टर लेके गया है, तो अब भी इस बात है कि एक हर चीज का एक टाइम होता है ना. आप एक टाइम के अंदर जाओ, और वो अगर अपना मेंबरशिप सरेंडर कर रहा है तो अच्छा है कि आप उसके पहले चले जाओ. पब्लिक नोटिस के ऊपर बेस करके, ये कोई मेंबर अपना मेंबरशिप खत्म कर रहा है तो उसका पब्लिक नोटिस प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले जाके आप कंप्लेन करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अच्छा, यहाँ पर एक लिस्ट है सर. एक्सचेंज में नॉट टेक अप द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स. कुछ कंप्लेंट्स के बारे में बोला है जिसको एक्सचेंज एंटरटेन नहीं करता है. एक्सचेंज एंटरटेन नहीं करता है. सर एंटरटेन क्या करेगा उसको तो एक आइडिया लग जाता है आप लोगों को, बट क्या नहीं करेगा उसका भी आइडिया ले लो. कंप्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. अगर कोई पर्टिकुलर मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सेम मैटर में दोबारा कंप्लेंट कैसे हो सकता है? अगर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स माने कोर्ट प्रोसीडिंग्स, माने जहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कोर्ट ऑफ लॉ जो लीगली बना हुआ है वहां पर बात चल रहा है, तो उस मैटर को फिर से क्यों, कंप्लेंट को फिर से रिसीव कभी नहीं करेगा. कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू एंटिटीज अदर देन ट्रेडिंग मेंबर. माने आपने ट्रेडिंग मेंबर को पेमेंट नहीं किया, फंड नहीं दिया, तो ट्रेडिंग मेंबर को पेमेंट नहीं किया तो किसको किया? कोई अरे गहरे नथु गहरे को दे दिया, आपको पता ही नहीं चला आप किसको पेमेंट. हाँ बोलो सर. यस, किसी का आवाज आया? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? ऐसा लगा मुझे. हाँ विश्व, গীতিকা, নন্দন, পীयूष, কেউ কিছু বললো কি? না স্যার। हाँ सर, ओके ठीक है. मुझे ऐसा लगा कि कोई कुछ बोला, एक लड़की का आवाज आया था. ठीक है, कोई बात. कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू एंटिटीज अदर देन ट्रेडिंग मेंबर. अब सर इन्वेस्टर भी ना पागल होते हैं, जानते हो ना, किसी को भी पैसा दे देता है पैसा कमाने के चक्कर में, उसको पता ही नहीं कि वो किसको पैसा दे रहा है. बस ज्यादातर प्रॉब्लम तो कैश ट्रांसफर में होता है, क्योंकि उसको प्रूफ करना भी मुश्किल हो जाता है. भरोसा का मैटर होता है, बट अगर आप ना जाने कुछ करते हो तो वो भी आपका ही गलती है ना. बिना जाने कोई काम क्यों करे? तो पहले जान लेना चाहिए फिर करना चाहिए. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. क्लेम फॉर मेंटल एगोनी, harassment and expense incurred for pursuing the matter with the investor service committee.
ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम, मेंटल एगोनी, हैरेसमेंट, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर परसुइंग मैटर ऑफ इन्वेस्टर सर्विस कमिटी, ये सब मैटर को ना कभी एंटरटेन नहीं करता एक्सचेंज। ठीक है, क्लेम्स फॉर नोशनल लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर द डिस्प्यूटेड पीरियड ऑफ ट्रेड। नोशनल लॉस माने बेसिकली जो आपका हो सकता था, ठीक है, बट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया ट्रेडिंग मेंबर के साथ। अब डिस्प्यूट क्रिएट के कारण आपका जो नोशनल लॉस हो गया है या अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया है, ये सब मैटर को कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा एक्सचेंज, ये कंप्लेन नहीं लेगा। कंप्लेन रिलेट पर्टेनिंग टू ट्रेड नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सचेंज बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, क्लेम फॉर ऑथराइज्ड पर्सन फॉर प्राइवेट कमर्शियल डीलिंग्स विद द ट्रेडिंग मेंबर, claims relating to transactions which are in the nature of loan or financing which are not within the framework defined by exchange। कुछ इस तरह का लोन या फाइनेंसिंग जो एक्सचेंज के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। कोई भी मैटर जो एक्सचेंज के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, ठीक है, या सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, ऐसा कोई भी कंप्लेंट कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर पता चला। ठीक है, नाउ पॉइंट इज अबाउट आर्बिट्रेशन। Now, what is about the arbitration? SEBI has instructed the exchange to have arbitration committee so that different disputes and claims between trading member, means broker या broking firm, and investors can be settled effectively and in a short time. Arbitration में इसीलिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाने से पहले, हाई कोर्ट में जाने से पहले आप आर्बिट्रेशन के पास जाओ। बिजनेस मैटर को सॉल्व करने का ये सबसे बेहतरीन जगह है। अच्छा, किसी को पता है वो তথার মনে আছে কিনা জানি না, আমাদের অ্যামাজন বিগ বাজারের কেসটা কি হলো? এনিওয়ান? স্যার এখনো ওখানে কিছু হচ্ছে না, এখন ওটা পার্টলি করে সেল করছে ক্রেডিটররা। আরবিট্রেশন কিছু মানে সুপ্রিম কোর্ট কিছু সলিউশন দিয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ও রেজলিউশন অ্যাপয়েন্ট হয়েছে যে রয়েছে প্রফেশনাল, এখন স্যার ক্রেডিটররা পার্টলি মানে পার্ট করে সব অ্যাসেটগুলোকে সেল করছে। তাই? স্পাইস মন্ত্রা বলে একটা কোম্পানি স্যার ওটা নিতে চাইছে। স্পাইস মন্ত্রা মানে নিতে চাইছে বলতে বিগ বাজারের সঙ্গে যে প্রবলেমটা হয়েছিল ওইটার কথা বলছি, এখন আবার স্পাইস মন্ত্রা কোত্থেকে ঢুকে গেল? স্যার কেউ নেবে না বিগ বাজারের, ক্রেডিটররা যা কোট করছে কেউ আগ্রহ দেখাচ্ছে না, মাত্র ওই তাই? কোম্পানি ইয়ে তাহলে করছে। তাহলে রিলায়েন্স কি ছেড়ে দেবে? সবাই চলে গেছে স্যার, রিলায়েন্স টিলায়েন্স সবাই। ताई? ये देखो सर, इसके ऊपर बहुत बड़ा केस बना हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर का कोई ब्लॉग चैनल है, इसके अंदर भी आपको अमेजन फ्यूचर रिलायंस डिस्प्यूट मिलेगा। ठीक है, और ये क्या लिखा है देखो, सुप्रीम कोर्ट अलाउड द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिटवीन अमेजन एंड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बिफोर द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल टू कंटिन्यू। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको कहानी बता देता हूँ, 2 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाद में आप लोग पढ़ सकते हो। इसके ऊपर क्लास में मैंने बहुत बार, इकोनॉमिक लॉ क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशंस हुआ है सीएस के। बेसिकली आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आर्बिट्रेशन में जब एक्चुअली क्या हुआ है सर, ये बिग, आप लोगों को खबर है, आई नो, फ्यूचर रिटेल, इसका मार्केट में अभी क्या हालत है? शेयर है अभी भी या बंद हो गया है? ट्रेडिंग तो बंद हो गया है, कंपनी अभी भी लिक्विडेट नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ अभी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में चल रहा है। आप देख सकते हैं सर, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ठीक है, बिग बाजार रे बाबा, ये कंपनी कौन है? ये बिग बाजार है। अब फ्यूचर में यहाँ पर ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस प्रॉब्लम नहीं था, ये एक्चुअली बिजनेस टू बिजनेस प्रॉब्लम था। बिग बाजार को एक्विजिशंस करने के बारे में एक प्रॉब्लम आया था। बिग बाजार या फ्यूचर रिटेल एक्चुअली बैंकरप्टेड हो गया था, तो बिग बाजार ने रिलायंस को अपना बिजनेस करीब 25,000 करोड़ के आसपास के वैल्यू में बेच देंगे। लेकिन फ्यूचर रिटेल में अमेजन का शेयर होल्डिंग था। किसमें जानते हो? बिग बाजार में अमेजन का, बिग बाजार में जो कूपन होता है ना, अलग अलग कूपन देता है कंपनी, तो वो कूपन का जो अमाउंट है वो अमेजन का था, जिसमें
अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 से 2% स्टेक अमेजन का हो जाएगा फ्यूचर रिटेल में। तो एक्चुअली अमेजन अप्रोच कर रहा था बिग बाजार को लेने के लिए, लेकिन बिग बाजार ने अमेजन के साथ किसी भी तरह का पहले एक मीटिंग किया था, फिर बाद में वो अमेजन को ना देके रिलायंस के साथ डील पक्का कर रही। और अमेजन का मानना है कि ये ब्रिच हुआ उनके साथ, और इसी को लेके इंडियन कोर्ट में पहले इंडियन आर्बिट्रेशन में बात बना। तो आर्बिट्रेशन ने बोला कि आप लोग एक काम करो, आप लोग सिंगापुर चले जाओ, क्योंकि अमेजन इंटरनेशनल कंपनी है और प्रॉब्लम इंटरनेशनल कोर्ट का मैटर सिंगापुर संभालते हैं। तो सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन है, जो कोर्ट ऑफ बिजनेस का डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, वहां पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने क्या किया, सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने अमेजन के बिहाफ में फैसला सुनाया। बिग बाजार जो है, हाँ बोलो सर। আইএমএফ এর হচ্ছে হেডকোয়ার্টার আছে না সিঙ্গাপুরে, आईएमएफ এর হেডকোয়ার্টার সব সিঙ্গাপুরে কি? মনিটারি ফান্ডের হেডকোয়ার্টার যেটা হেডকোয়ার্টার আই থিঙ্ক আমেরিকাতে আছে। আমেরিকাতে। হ্যাঁ, দেখো তো একবার। সিঙ্গাপুরে ব্রাঞ্চ থাকতে পারে নিশ্চয়ই। আইএমএফ এর হেডকোয়ার্টার স্যার ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে হেডকোয়ার্টার। আইএমএফ এর হেডকোয়ার্টার এখানে হবে না। ওয়াশিংটন ডিসি। হ্যাঁ, ওয়াশিংটন ডিসি মানে তো আমেরিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে হবে। ওয়াশিংটন ডিসি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, 233 বছর ধরে চলছে নাকি না, যাই হোক। ये यूएस में आईएमएफ का मे भी कोई ब्रांच हो सकता है सिंगापुर। एक्चुअली सिंगापुर इंटरनेशनल सर्विस सेंटर के तौर पे काम करता है, माने अगर किसी का बिजनेस प्रॉब्लम हो नहीं हो, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप लोग केस को फटाफट समझो कि आर्बिट्रेशन कैसे होते हैं। तो जैसे फ्यूचर रिटेल का प्रॉब्लम इधर हुआ, तो अमेजन फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट में इंडियन कोर्ट बोला कि आप सिंगापुर चले जाओ। सिंगापुर ने अमेजन के फेवर में डिसीजन दिया। बिग बाजार का कहना है कि हम लोग ये डिसीजन नहीं मानते, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। अभी भी पूरा डिसीजन नहीं आया, ठीक है, कोई फर्दर अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। স্যার দিল্লি হাইকোর্টে কেস করেছিল, ওটা তো হেরে গেছে। দিল্লি হাইকোর্ট হেরে গেছে স্যার, তারপর সুপ্রিম কোর্টে গেছে আবার অ্যাপিল করতে। ও আচ্ছা, প্রথমে দিল্লি হাইকোর্টে করেছিল, ওখানে হেরে গেছে, তারপর সুপ্রিম কোর্টে গেছে। তারপর গেছে আমাজন, ওখানে জিতে গেছে। কোথায় জিতেছে? সুপ্রিম কোর্টে, দিল্লি হাইকোর্টে। दिल्ली हाईकोर्ट है, अच्छा समझ में आ रहा है सर। और उसके बीच में कोर्ट बोला था कि आप लोग सिंगापुर चले जाओ, वहां पर आर्बिट्रेशन के थ्रू से काम करो। तो आर्बिट्रेटर ने अमेजन, वहां पर भी अमेजन जीता, ठीक है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है। अब आगे का मुझे फाइनल डिसीजन नहीं मिला, या फिर मैं अपडेट नहीं लिया। अगर कुछ भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি নিউজটা। পাঠিয়ে দিস? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো, আমি দেখবো। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मैं आर्बिट्रेशन का एक केस बताया कि इस तरह का कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश होता है। सिमिलर चीजें सेबी के केस में भी होता है। SEBI has instructed the exchange to have arbitration committee so that difference between disputes and claim between trading member and investors can be settled effectively and in short time. Arbitration is a quasi-judicial process of settlement of disputes between trading member. Yes, बोलो। যখনই কোনো বিজনেসে কোনো বড় প্রবলেম হয়, ঠিক আছে, ওটা সব থেকে মানে সহজ উপায় হচ্ছে ফিগার আউট করার ওই বিজনেসে রিটেল হোল্ডিং বেড়ে যায়। ঠিক আছে, আপনি দেখবেন অবজার্ভ করে, ঠিক আছে, যে কোনো বিজনেস এখন অবধি যত প্রবলেম হয়েছে, সে যদি ব্যাংকরাপসি হয়ে যায়, ডিসলিউশন হয়ে যায়, যা কিছু হয়ে যায়, ওতে রিটেল হোল্ডিং সবসময় বেশি থাকবে। এটা ফ্যাক্ট। এটা আপনি ফিউচার রিটেল দেখে নেবেন, প্রমোটার হোল্ডিং 14% বা রিটেল হোল্ডিং 70%। তখনই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি বেড়ে যায়। তো অ্যাকচুয়ালি শেয়ারটা ওরা ছেড়ে দিয়ে মার্কেট থেকে টাকা কালেকশন করতে চায় না, ডাইলিউট করে দেয় শেয়ারগুলোকে। আর ডাইলিউশনে তখনই করে না ডাইলিউশন, যখন প্রমোটার পেরে ওঠে না, লোকের টাকা দরকার হয়, তখন প্রমোটার ছাড়তে থাকে, ছাড়তে থাকলে লোকের টাকা আসে, এবারে লোকের টাকা চলে এলেই তখন এবারে বিজনেস কন্ট্রোল যদি না হয় তখন প্রবলেম বেড়ে যায়। বুঝতে পেরেছি? এটাই তো মানে নলেজের প্রবলেম। হ্যালো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, নলেজের প্রবলেম বলতে বুঝলাম না। মানে স্যার ব্যাংকরাপসি হচ্ছে কোম্পানি, ঠিক আছে, শেয়ার ক্যাপিটাল জিরো হয়ে যায়, মানে আমার আন্ডারলাইং অ্যাসেট তো ক্যাপিটালটা, যদি ক্যাপিটালই কোম্পানির মধ্যে না থাকে, শেয়ারের ভ্যালু তো এট দি এন্ড অফ দি জিরো হবে। ঠিক আছে, রিটেলাররা এই ভেবে কেনে যে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, 2 টাকার পাওয়া যাচ্ছে, 3 টাকা পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। তো ব্যাংকরাপসি হতে চলছে, ঠিক আছে, তো একটা টাকা পাবে না শেয়ার হোল্ডাররা। ওরা বেসিক্যালি সস্তা দেখে পাবে, আরে ওই তো বাজারে গিয়ে সস্তা বেগুন কেনার মতো,
বাড়িতে নিয়ে এসে তো পোকাই হবে পুরো বেগুনটাতে, তবু ওটাই নিয়ে আসবে। হ্যাঁ কেউ কিছু সেম আরেক ইয়েস ব্যাংক। সেম ইয়েস ব্যাংকে হয়েছিল। আচ্ছা আরো একটা কেউ কিছু বলছিল, বল কে বলছে? আর বলছি, হ্যাঁ, আর বলছি যে তোমার আইটিসি কি ডিমার্জারের ডেট দিয়ে দিয়েছে? কি জানি, আমার কাছে আপডেট নেই, তুই তুই জানলে আমাকে পাঠাবি, মনে হচ্ছে দিয়েছে। ডিমার্জার নভেম্বরের দিকে হবে, ঠিক আছে। ডিমার্জারে মানে যাদের কাছে আইটিসি 10টা শেয়ার আছে তারা একটা হোটেলের শেয়ার পাবে। তাহলে মজা নিয়ে নাও, 10টা থাকলে একটা। আমার কাছে মনে হচ্ছে আছে, দেখতে হবে, অনেকদিন পোর্টফোলিও চেক করিনি। আচ্ছা আগে দেখে নে ভাই। আমার কাছে আছে, চলো কংগ্রেচুলেশন। আচ্ছা দেখ স্যার, arbitration is a quasi judicial process of settlement of dispute between trading member, investor, clearing member and also between investors and issuers, listed companies के केस में। generally issuer means basically कौन, listed company, okay, माने जिसका जिसका जो शेयर इशू कर रहा है। generally the application for arbitration has to be filed at the regional arbitration center established by exchange within 3 years from the date of disputes। जब dispute होगा उसके 3 साल के अंदर प्रॉब्लम को क्लियर कर देना चाहिए। Arbitration is governed by bylaws, regulations and circulars issued by stock exchange and SEBI। The parties to arbitrations are required to select the arbitrator from the panel of arbitrators provided by the exchange। The arbitrator conducts the arbitration proceedings and passes the award normally within a period of 4 months from the date of initial hearing। 4 महीने के अंदर। ये सब याद रखना है सर। मैं क्यों इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब अंदर से सवाल कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। The arbitration award is binding in both the parties। जो भी अवार्ड देगा वो दोनों पार्टी में बाइंड होगा। अवार्ड माने डिसीजन। However, the aggrieved party यानी जिसके अगेंस्ट में जाएगा within 30 days of the receipt of the award from the arbitrator can file an appeal to the arbitration tribunal for rehearing the whole case। On receipt of the appeal, the exchange appoints an appellate bench जिसमें obviously लॉ मतलब जो knowledgeable लॉ पर्सन है वो रहेंगे। Appellate bench consisting of 3 arbitrators who rehear the case and then give the decisions। The judgment of the bench is by a majority and is binding on both the parties। The final award of the bench is enforceable, माने वो लागू हो जाएगा, and as if it were the decree of the court। जैसे ये कोर्ट का डिसीजन है। Any party who is dissatisfied with the appellate bench award, माने appellate bench के award मतलब डिसीजन में जो भी नाखुश होंगे, ठीक है, may challenge the same in the court of law। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। ऑब्वियसली पहले हाई कोर्ट जाएगा, जैसे ये अमेजन के केस में हुआ था, पहले दिल्ली हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का। ओके, और ये जितना सारा मैटर है इसके पूरा कॉन्सेप्ट को सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू से फुलफिल किया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी वेबसाइट के थ्रू से दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको स्कोर बैक बोलते हैं सर, तो स्कोर्स कहते हैं सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, याद रखे बहुत वाइटल है। इज अ सेंट्रलाइज्ड grievance management system with tracking mechanism to know the latest update and time taken for resolutions। each complaint will have a unique reference number। आप कंप्लेन करोगे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, which will help customers keep it tracked and follow। ठीक है, आप ट्रैक कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो आप रेजोल्यूशंस में। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ सर ये स्कोर्स? June 8, 2011 to facilitate redressal of investors grievance in a speedy manner। The salient features of scores are centralized, याद रखे सर इंपॉर्टेंट है, centralized database of investor compliance, online movement of complaints to the concerned listed company as per SEBI registered intermediary, online upload of action taken reports जिसको ATR भी कहते हैं by the concerned listed company और SEBI registered intermediary, and online viewing by investors of action taken on the complaint at its current status। और जो भी होता है सब इलेक्ट्रॉनिकली स्कोर्स के थ्रू से होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आप आगे जाके ना थोड़ा पढ़ भी सकते हो, इसका टोल फ्री नंबर वगैरह यहाँ पर दिया है जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, है ना सर, यहाँ पर दिखा रहा था, तो कहाँ चला गया कोर्स, ये रहा टोल फ्री इन्वेस्टर्स नंबर, ऑल डेज 9 AM to 6 PM एक्सक्लूडिंग डिक्लेयर्ड हॉलीडेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो हॉलीडे है, ठीक है, वो उसको छोड़ के, ठीक है, बिकॉज ये सब बॉम्बे में है ना सर, मुंबई में, तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है, तो मुंबई का जो रीजनल हॉलीडेज होता है उसको काउंट किया जाता है।
जैसे कि गणपति का जो पूजा होता है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा, इस तरह का गुड़ी पड़वा, जो लोकल महाराष्ट्र का जो पॉपुलर डे होते हैं वो सब डे में बंद रहते हैं मार्केट, या फिर छुट्टी रहते हैं ये सब ऑफिशियल्स का। बस इसी तरह से अंदर से जानोगे ना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है सर। इन्वेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट दी इन्वेस्टर एसोसिएशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी फॉर एनी असिस्टेंस इन फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑन स्कोर्स। द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशंस आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। कितना इन्वेस्टर एसोसिएशन है उसका डिटेल्स भी आपको सेबी को वेबसाइट में मिलेगा, मैं नेक्स्ट दिन दिखा दूंगा। Investors may also seek assistance in filing complaints on scores from SEBI toll-free helpline number. The companies are required to view the pending complaints and take action, provide resolutions along with necessary documents. Can be uploaded online. If the company fails to provide resolution within a specific turnaround time, it will be treated as non-redressal or non-compliance. In this court system, and regulator will keep a track of such instances. Regulator को मैंने SEBI ये सब चीजों का ट्रैक रखता है, ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, और ये बाद में चेक किया जाता है। और लाइसेंस में बाद में अगर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर बहुत सवाल उठता है सर। पूरा कंप्लेंट रिसीव करना, फिर उसको रिड्रेस करना। रिड्रेसल माने बेसिकली सॉल्व करके या जो भी सिचुएशन होगा उसको ऑब्टेन करना, ठीक है। बाकी एक बार प्लीज आप लोग गो थ्रू कर लेना। मेन पॉइंट मैं आपको बता दिया सर, मेन जो पॉइंट्स था मैं डिस्कस कर दिया। यहाँ पर एक डूज एंड डोंट्स के बारे में बोला है सर। General do's and don'ts for investors. Investors must follow some do's and don'ts while transacting in security market. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ध्यान से सुन लो सर, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। Always deal with market intermediary registered with SEBI and stock exchange. Market intermediary माने जैसे ब्रोकिंग फर्म के बारे में बोल रहा है, ठीक है, डिपोजिटरीज के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग एज ए इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा इंटरमीडिएरी माने ब्रोकर के थ्रू से ही मार्केट में पहुंचते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकिंग फर्म। तो आप उनके साथ ही डील करना जो सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। सर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ना करो सर, ठीक है। लोगों को बताओ, आप लोग एडुकेटेड डीलर बनोगे, आप कभी भी लोगों को धोखा मत देना, लोगों को धोखा से बचाने के लिए काम करना सर। कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस बिफोर रजिस्टरिंग एज क्लाइंट विद एन इंटरमीडिएरी। केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट्स stated in risk disclosure documents which forms part the investor registration requirement for dealing through brokers. ठीक है, क्या रिस्क है वो भी जानो। Collect photocopies of all documents executed for registration as a client immediately on its executions. Ensure the documents of forms registration as client are fully filled. Give clear unambiguous instruction to their broker. माने अगर क्लियर कट डेटा होना चाहिए, अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए। एम्बिगियस माने जो थोड़ा धुंधला सा है, पद समझ में नहीं आ रहा है, तो give clear and unambiguous instructions to their broker, agent and depository participants. DP माने NSD और CDS sir. Always insist on contract notes from their brokers. In case of a doubt in respect of transactions, verify the genuineness of the same from the exchange. Always settle the dues through the normal banking channels with the market intermediary. कैश से ना करें, नॉर्मल बैंकिंग चैनल यूज करें। जो भी सेटलमेंट प्रोसेस है ये सब कैश दे देंगे, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सर, मेरे पास तो बैंक, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा वाला है, बैंक में पैसा नहीं रखता। क्यों, पता है ना आपको क्यों बैंक में क्यों पैसा नहीं रखता। Adapt trading and investment strategy commensurate with the risk bearing capacity, as all investment carry some risk, the degree of which varies according to the investment strategy adopted. Be cautious about security which show a sudden spurt in price. जो अचानक से बढ़ता है, अचानक से कम होता है ना, ऐसे शेयर से बच के रहना। Securities which show a sudden spurt in price of trading activity, especially low price stock. जैसे कि मैं कल ही किसी क्लास में बता रहा था, आप लोगों को मैं पहले भी एक बार बताया था, साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में मैं बोला था रे, हेलो, याद है किसी को? आई थिंक मैंने क्लास में पहले कभी डिस्कस किया था। ये 2022 में साधना ब्रॉडकास्ट एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ये यूएस के किसी कंपनी के साथ नाम इसको जोड़ दिया गया था यूट्यूबर के थ्रू से। वो भी यूट्यूबर ने क्या किया था, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने प्लेटफॉर्म में लाया और इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए बोला। पता है आप लोगों को ये स्कैंडल के बारे में? वैसे ये अरशद वारसी, मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट, ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट, उसको, उसके बीबी को और भी 12 लोग था इसके अंदर।
एक फेमस यूट्यूबर था जिसके चैनल में काफी व्यूअर्स हैं, लूट लिया हमने तो लूट लिया, ठीक है। फॉक्सटर स्टूडियो है ना सर, यूएस का, खबर उन लोगों ने खबर फैलाया कि फॉक्सटर स्टूडियो साधना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका बिजनेस में इंडिया में डेवलप करेगा, बट एक्चुअली में ऐसा कोई भी खबर नहीं था। 2022 में शेयर का दाम 1 टका 2 टका था और अचानक से शेयर का दाम बढ़ के 30 रुपीज हो गया 3-4 महीने में। 1 टका का शेयर 30 रुपीज मैंने, सोच सकते हो सर, जस्ट इमेजिन। हाँ हाँ बोलो। 30 টাইমস। আর আপনি সাধনা ব্রডকাস্টেও সেম প্যাটার্ন, ঠিক আছে, আপনি সাধনা ব্রডকাস্টের শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন দেখবেন, রিটেল হোল্ডিং 74%, ঠিক আছে, প্রমোটার এদিকে স্টেক বেঁচে যাচ্ছে। चल तो बोला मैं ये सब ऑब्जर्व करूंगा आगे से। तो ये सब चीजों से बच के रहना रे बाबा, ठीक है, ये सब चीजों से बच के रहना रे बाबा। मार्केट में हमेशा ना चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ध्यान से सुनना, ड्राइवर को हमेशा सिंसियर रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है ना, कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, साइड से आ रहा है, कि बाएं से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, कहाँ गड्ढा है, हाँ, रास्ते में बारिश हो रहा है तो क्या चले, हाँ, और सामने क्या रहता है, वाइपर रहता है, तो उसको कैसे यूज करे। तो इसी एक सिमिलर चीज है, एक ड्राइवर को जितना रिस्क उठाना पड़ता है गाड़ी चलाने के टाइम पे, एक इन्वेस्टर को भी, वो अपना इन्वेस्टमेंट का गाड़ी चला रहा है तो उसे भी जानना चाहिए ना कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ दाएं बाएं बड़ा गाड़ी आ रहा है ना, रूल्स क्या है, गाड़ी चलाने का रूल्स होता है ना, क्या स्पीड ब्रेकर कब लगाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर चीज, हर बिजनेस में, हर पर्टिकुलर सेगमेंट में रिस्क अपना अपना होता है, एडवांटेज भी होता है, तो वो फॉलो करना है, सिंपल बात है। Ensure that they have money and will be able to pay before you buy. Ensure that they hold security and will be able to deliver before they sell. Follow up diligently and promptly. The required documents is not received within a reasonable time. Investor must contact the concerned person at the trading member immediately. ठीक है, अगर कभी भी आपको कुछ भी चीज में डाउट फील हो, आप अपने ब्रोकिंग के साथ कनेक्ट करें। डोंट्स अनरजिस्टर्ड ब्रोकर से ना करें, मतलब बेसिकली जो जो डू है उसका अगेंस्ट में, ठीक है। कोई अगर आपको बोले कि गारंटी रिटर्न पेमेंट करेगा, ये सबसे बच के रहना है। बहुत लोग बोलते हैं सर मार्केट में गारंटीड रिटर्न, मार्केट में गारंटी किसी भी चीज का नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर पे भरोसा कर सकते हैं आप, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम कर रहा है आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बट गारंटीड रिटर्न कहां से? ये कोई बैंक एफडी थोड़ी है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, या डिवेंचर है, हाई रिटर्न का प्रॉमिस, ये सब लूट, मतलब वही हमें तो लूट लिया हो जाएगा। डील बेस्ड ऑन रूमर्स और टिप्स, भयंकर चीज है ये टिप्स भयंकर चीज है। किसी को टिप्स देने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम मेरा ऐसा मानना है कि किसी के टिप्स से आप अपना पैसा, कीमती पैसा, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, आपका हार्ड अर्न मनी आप किसी के टिप्स से कैसे मार्केट में लगा सकते हो? खुद जानो ना मार्केट के बारे में, क्यों नहीं जानना चाहते? कम से कम टिप्स का भी ऑथेंटिक प्रूव हो जाएगा कि टिप्स कितना सही है। कोई बोलेगा मेरे को समय नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आज आपके पास समय नहीं है तो कल जब पैसा लॉस हो जाए ना, तो किसी को यह मत बताना कि सब जुआ है ना। आज आपके पास समय नहीं है, इसीलिए आप टिप्स लेके मार्केट में पैसा लगा देते हो। मेरे पास कोई लोग आते हैं सर, बोलते हैं कि नहीं हमको इतना सीखने का टाइम नहीं है, आप ना टिप्स दे दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ देखो टिप्स तो मैं नहीं देता, हाँ क्लास करोगे, क्लास करते करते बहुत सारी कंपनीज के बारे में एनालिसिस करता रहता हूँ, वो ले सकते हो आप, और वो बहुत वाइटल हो जाता है। वो भी अगर कोई 4-5, नॉर्मली एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपनी जिंदगी में अगर 4-5 स्टॉक होल्ड करे ना, वो करोड़पति बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपिटल दे हैव। झुंझुनवाला सर का क्या 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, हार्डली 3-4-5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, उसी में से वो लूट लिया महफिल को। तो इस तरह का बहुत सारे स्टॉक के बारे में हम लोग भी क्लास में डिस्कस करते हैं, आप लोग भी बताते हो, मैं भी बताता हूं। अगर आप भरोसा करके उसी में लगाते हो ना, तो आप बहुत हो जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते आपका पैसा कहां बढ़ेगा।
जैसे आप सोचो ना, अगर आप लास्ट 4-5 महीने से ये क्लास चल रहा है, अगर आप पुराना क्लास भी सुनोगे ना, आप देखना वहां पर मैंने या हम लोगों ने जो भी शेयर में इन्वेस्टमेंट में डिस्कस किए, आज आप लोग वहां पर अगर होल्डिंग करते तो आज आप कहाँ होते? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? हेलो, जस्ट 3-4 मंथ्स बैक का क्लास देखो, और वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा शेयर में बात नहीं किया, मे बी 4 शेयर 5 शेयर या 6-7 शेयर में बात किया, या 10 शेयर होगा। लेकिन अगर कोई भरोसा किया, थोड़ा रिस्क एनालिसिस किया, टिप्स नहीं दिया सर, ना तो मैंने टिप्स दिया, ना तो आप लोगों ने टिप्स लिया, और ना ही आप लोग किसी को दिया। मैं कह रहा हूं कि वो एनालिसिस पे भरोसा करना है और उसके दम पे आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा रिस्क यहीं पर होता है। फिर आप भी बन जाओगे झुंझुनवाला, नहीं बनोगे? हाँ सर, क्या कहते हो? স্যার এটাই তো বিগেস্ট প্রবলেম, মানে লার্নিং কেউ নিতে চায় না কিন্তু আর্নিং দরকার। वही चीज है सर, सीरियस पे मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग जब जब हो जाता है तब बोलता है सर अब क्या करें। अरे भाई अब क्या करें, मैंने हर चीज का एक टाइमिंग होता है। अब फुल टॉस चला गया ना, अब नेक्स्ट बॉल में फुल टॉस नहीं है, फिर भी आप बोलोगे नहीं मेरे को छक्का लगाना है, क्या हो जाओगे? बोल्ड हो जाओगे। जब फुल टॉस मिला था तब छक्का लगाना चाहिए था, नहीं मिला ना फुल टॉस, अब बाउंसर दे रहा है तो छोड़ो ना। जब समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो, क्यों फालतू में फुल टॉस के पीछे भाग रहे हो? जब आएगा तब उठा लेना फुल टॉस। तो पॉइंट है सर, हर चीज का पॉइंट है, जल्दबाजी शैतान का काम होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और सबसे बड़ा चीज टाइमिंग देखो ना, पेशेंस के साथ। अगर 4 महीने पहले जब मार्केट गिरा भी था, लोगों को लग रहा था मार्केट और गिरेगा, लेकिन उस टाइम पे हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे सर, हम लोग याद करो कि मार्केट स्टेबल होगा, स्टेबल हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में आ गया ग्रोथ। मुझे याद है सर, मैं आप लोगों को बोला था क्लास में कि आईटी सेक्टर बूम करेगा, याद करो। और आईटी सेक्टर देखो, बहुत सारे आईटी स्टॉक कहां से कहां गया, और भी शेयर आप लोग भी अच्छे से जानते हो। तो कहने का मतलब यही है कि सही टाइमिंग का वेट करो, मिसलीड ना हो, और फालतू के किसी के ट्रैप में ना पड़ो। ये लोगों को बताना, आप लोग तो जानते हो, लोगों को बताना। गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू पोस्ट डेटेड चेक करता है सर ये सब चीजें। गेट कैरिड अवे द ल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एनी नेचर इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल यूट्यूब में बहुत खतरनाक खतरनाक एडवर्टाइजमेंट आता है, बच के रहना। ब्लाइंडली फॉलो मीडिया रिपोर्ट, टीवी में न्यूज वाले, न्यूज चैनल पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये लोग तो सर गुंडा को, जो गुंडा होते हैं उनको देवता बना देता है और देवता को गुंडा बना देता है। तो सोचो कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में क्या कर सकता है, बहुत भयंकर है। मीडिया रिपोर्ट देखो, मना नहीं है सर, ठीक है, कोई भी मीडिया रिपोर्ट, चाहे न्यूज मीडिया हो, माने प्रिंट मीडिया हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंट मीडिया बोलते हैं और टीवी वाले को क्या बोलते हैं, टीवी मीडिया, चलो जो भी है, टीवी मीडिया तो बहुत खतरनाक है। देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ। हाँ बोलो सर। এখন ওর থেকেও ডেঞ্জারাস হচ্ছে টেলিগ্রাম মিডিয়া। टेलीग्राम, हाँ एकदम सर, टेलीग्राम चैनल्स है ना। হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बात सही बोला। 9.5% অ্যাকুরেসি, ঠিক আছে। তা আমার প্রশ্ন যে এত অ্যাকুরেসি তো সে মানে বেচার কি আছে, নিজে কোর্স বেচার কি আছে, তুই হয়ে যা বিলিনিয়ার, কি দরকার 99%। नहीं सीरियसली, टेलीग्राम चैनल का ना बहुत भयंकर हालत है। अरे मेरे को कितना सारा लोग ना हजारों ग्रुप में ना ऐड कर देता है, मैं सोचता रहता हूँ कि क्या करता है ये लोग, फिर बाद में कुछ दिन मैं देखता हूँ क्या कर रहा है, फिर मैं बाहर आ जाता हूँ, पागल करके मारता है। স্যার এটা প্রবলেম, মানে আমরা খুশি হচ্ছি যে রিটেল ইনভেস্টমেন্ট পার্টিসিপেশন বাড়ছে, এখন 11 কোটি 12 কোটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ওপেন হচ্ছে, কিন্তু এটা ওভারঅল মানে যারা অ্যাকচুয়ালি শিখে লাগাচ্ছে তাদের জন্য এটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার। কারণ যারা শিখে লাগাচ্ছে না তারা তো গ্যাম্বলিং এর মতো করছে, ক্যাসিনোর মতো গেম খেলছে। हाँ তো সেটাই তো হচ্ছে। ওভারঅল যে মার্কেটের উইজডম আছে সেটা নিচে চলে আসছে, যেটা আগে ভালো ছিল। আগে লোক বুঝে শুনে আসতো, রিস্ক হতো, কিন্তু এখন এত পার্টিসিপেশন আছে, ওভারঅল কালেকটিভ উইজডম মার্কেটের নিচে চলে যাচ্ছে। এটা এটা কিছুদিন পর চলে যাবে, একটু দাঁড়িয়ে যা। এটা করোনা এফেক্ট চলছে তো, কিছুদিন পর এটা অলরেডি কমে গেছে আগের থেকে,
ঠিক আছে, আগে যে হিসেবে মার্কেটে ডিম্যাট পার্টিসিপেন্টস বাড়ছিল বা যে হিসেবে হচ্ছিল সেই গ্রোটা কমে গেছে, সেটা আগের মতো নেই এখন আর। 2020-তে বা 21 সালে যেটা হয়েছে সেই গ্রোথটা এখন চলছে না। আমি রিসেন্টলি কিছু প্ল্যাটফর্মের সাথে কথা হচ্ছিল আমার, তো ওরা বলছিল কি না এখন আগের মতো মানে ওই রকম লেভেলে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট হোল্ডিং বাড়বে, ওই ওই জিনিসটা কমে গেছে। এখন একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে, মানে অ্যাভারেজ গ্রোথ চলছে, কমে যাবে স্বাভাবিক না, কারণ ওইভাবে থোড়ি হয় ব্লাইন্ডলি ইমিটেড ইনভেস্টমেন্ট ইজ। বল স্যার হ্যাঁ, আওয়াজটা কেটে গেল। সেবি থেকে স্যার বলেছে যে সমস্ত ইউটিউব চ্যানেলগুলো মানে লোককে বেশি টিপস দেয় লাইভে, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকশন নেওয়া হবে। মানে আমি অনেক দেখেছি, অনেকে ডাইরেক্ট স্ট্রাইক প্রাইস নিয়ে তারা বলে যে এখন 200-তে চলছে, তোমরা 200 একে বাই করে নাও, যখন 30 টাকা বাড়লে সেল করবে। ওদের উপর অ্যাকশন নেওয়ার কথা হয়েছে। মানে ওরা মেনলি কি অনেকে তো লোককে শেখাচ্ছে না, কিন্তু মানে ওই একটা জুয়া খেলার মতো বলছে যে 200 কিনে নেবে, বাড়বে এত কমবে। ওদের উপর বলেছে মানে স্ট্রিক্টলি একটা অ্যাকশন নেবে। বলছে তোমরা লোকেদেরকে বেশি অ্যাওয়ারনেস করো, তোমরা শেখাও, সেই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তোমরা এই যে মার্কেটে এসে মানে লোককে একটা গ্যাম্বলিং এর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে না। সেটাই তো, মানে ওই জন্য অ্যাকশন নেওয়া হবে বলেছে। এরা অ্যাকচুয়ালি ব্রোকিং প্ল্যাটফর্মের থেকে কমিশনও পায় না, বুঝতে পেরেছিস? কি হয় ধর এদের টিপসে ধর একদিন ভালো চলে গেল, এবারে ও থ্রুতে অ্যাকাউন্ট ওপেন করলো, এবার অ্যাকাউন্ট ওপেন করলে ওরা পার্টনার প্রোগ্রাম হয়ে গেল, প্লাস কি বলে সাব ব্রোকিংশিপ নিয়ে নিল। এবারে কি হচ্ছে, যত ওর থ্রুতে ব্রোকিং জেনারেট হচ্ছে ও সেখান থেকে একটা ভালো কমিশন পাচ্ছে, লস হলেও কমিশন, প্রফিট হলেও কমিশন। এদের খেলাটা তো এইখানে। হ্যাঁ, মানে এখন সেই ধান বলে একটা অ্যাপের মানে প্রচুর মানে প্রমোশন করছে দেখছি, মানে ইউটিউবাররা ধান অ্যাপ নাকি, ওখানে নাকি জিরো ভোল্টেজ লাগছে, বেশ ভালো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, মানে সবাইকে অ্যাড করছে। মেইন সমস্যা হচ্ছে ওরা যেদিকে প্রফিট করছে না, সেই প্রফিটের গুলোকে এখন রিলস এর যুগ, তো মানে ওরা নিজে ইউটিউবে তারপরে তোমার টেলিগ্রামে সবগুলো সেন্ড করছে। এবার যারা জিনিসগুলো বোঝে না তারা ভাবছে অ্যাকিউরেসি খুব ভালো, ঠিক আছে আমি তাহলে এর সঙ্গে টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যাই, কি চ্যানেল জয়েন করে দিই, এর কোর্স কিনি। এইভাবে মানে মার্কেট পুরো এরা খেলছে, বুঝতেই পারছি করছে হয়তো নিজেরা পোর্টফোলিও লাল করে বসে আছে, কিন্তু কোর্স বেচে করোড় টাকা কামাচ্ছে। মানে বেসিক্যালি লোকে ট্র্যাপে ফেলছে, শুধু প্রফিটেবল ট্রেড গুলোকে রিলস বানাচ্ছে, সেটাকে দেখাচ্ছে লোককে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে সেইগুলোকেই পোস্ট করছে, লোকে ভাবছে কি এটা দারুণ জিনিস, কিন্তু আলটিমেটলি কাজের দিনকে কারোর কিছু কাজের কাজ হচ্ছে না, ঠিক আছে ব্যাপার। বিশ্বাস করবেন একটা লাইভ চ্যানেলে 30,000 করে লোক লাইভ দেখছে, মিনিমাম 7-8 হাজার থেকে 30,000 পর্যন্ত হাইস্ট আমি দেখেছি এক একটা চ্যানেলে লাইভ দেখছে। মানে কত পার্সেন্ট লোক তারা মানে অন্যের উপর ভরসা করে ট্রেড করছে, ভাব তুই যত ব্রেকআউট হচ্ছে না ওই জন্যই তো হয়ে যাচ্ছে। যারা বড় বড় অপারেটর আছে তারা তো দেখছে যে মার্কেটে লিকুইডিটি বেশি আছে, তখন আমি বাই সেল তখন তো ঘুরিয়ে দিচ্ছে পুরো মার্কেটকে, এটা মানে আগে হতো না। তখন মার্কেট মানে মোটামুটি যারা জানে তারাই করতো, কিন্তু এখন এই যে 30,000 লোক একজনের উপর ভরসা করে ট্রেড করছে, মানে তো ব্যাপারটা পুরো একটা জুয়া খেলাই চলছে মার্কেট। সেই তো ভয়ঙ্কর চলছে। আর এগুলো থেকে বাঁচা উচিত, মানে নলেজেবল ট্রেডারের সংখ্যা যতক্ষণ না বাড়বে না। চ্যানেল বলুন বা এই ইউটিউব চ্যানেল বলুন, এগুলোকে পরিষ্কার স্ট্রিক্ট একটা নোটিফিকেশন দিয়েছে যে মানে সেবি রেজিস্টার রিসার্চ অ্যানালিস্ট ছাড়া কোনো রকম টিপস এরা দিতে পারবে না। দুজন অলরেডি পেনাল্টি খেয়েছে স্যার 60 লাখ করে ইচ, দুটো ইউটিউবার। অ্যাকচুয়ালি সেবি রেজিস্টার যারা আপনার ওই রিসার্চ অ্যানালিস্ট আছে তাদেরকে তাহলে অ্যাপয়েন্ট করতে হবে, তারাই একমাত্র দিতে পারবে। আর তারপর ডিউ রেকর্ডস আপনাকে ডিজিটালি সাইন করে সেবিতে পাঠাতে হবে 3 মাস অন্তর, একমাত্র তারা দিতে পারবে, নইলে আপনি ইউটিউব চ্যানেল রাখতে পারবেন না। মানে ওই রিসার্চ অ্যানালিস্টের পুরো ডিটেলস আপনাকে দিতে হবে যারা সেবি রেজিস্টার্ড আছে। না না, এগুলো দরকার আছে, এগুলো না করলে খুব মুশকিল, মার্কেটকে নষ্ট করে দিচ্ছে জানিস তো, মার্কেটকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পারফেক্ট কথা বলেছে এরা। আমি রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে, আমি চ্যানেলটার নাম বলবো না। মানে কয়েকদিন আগে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে রেগুলেশন বেরিয়েছিল যে আমরা ওই জানো হ্যাঁ অপারেটিং ফাইবার যে কেবল গুলো আছে ওগুলোকে ইম্পোর্ট ব্যান করে দিয়েছি সাউথ কোরিয়া, চায়না আর ইন্দোনেশিয়া থেকে। এবার তো ওগুলো ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হবে। শুধু এই একটা নিউজ ছিল যে নেক্সট 5 বছর ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট করবে না, নিজের ইম্পোর্ট কমিয়ে দেবে অপারেটিং ফাইবার কেবলের। আর ইন্ডিয়াতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ভারত নেট, স্মার্ট সিটি যেগুলো হচ্ছে ওগুলো থেকে এই কোম্পানিগুলো বেনিফিট পাবে। এই সিম্পল থিসিস।
এবার একটা চ্যানেল আছে, ঠিক আছে, শুধু দুটো কোম্পানিকে, একটা স্টারলাইট টেকনোলজি আর একটা বিড়লা হুম, হুম। কেবল, আচ্ছা দুটো থেকে শুধু কিচ্ছু বলেনি, ঠিক আছে, না ও রিস্ক বলেছে, বলছে এই দুটো শুধু অপটিক্যাল ফাইবার কেবিল আছে, এই দুটো ব্যাপক গ্রোথ হবে, এই হবে। পরের দিন বিড়লা কেবিলে 30% আপওয়ার্ড সুইং এসছে, ঠিক আছে, আর এখন 25% ক্র্যাশ করে গেছে। অথচ কোম্পানিতে কোনো ফান্ডামেন্টাল স্ট্রেন্থ নেই, জীবনে কোনোদিন রেভিনিউ কামায়নি, ঠিক আছে, ব্যালেন্স শিট লেভারেজ হয়ে আছে। অথচ ওইসব কোম্পানিতে রিটেল পজিশন একদম হাই, 50%, 60%, ঠিক আছে, প্রোমোটারের ম্যাক্সিমাম হোল্ডিং প্লেজিং এ পড়ে আছে, ব্যালেন্স শিটে ক্যাশ নেই, কিচ্ছু নেই, অথচ শেয়ার প্রাইসের মধ্যে আলাদাই সুইং চলছে। লেভেলই আলাদা, আলাদাই লেভেল সব। হ্যাঁ, মানুষের কি বলবি আর, মানে শর্টকাটে আর কতদূর কি এগোবে, সব শেষ হয়ে যাবে। আমি কত লোকের সাথে কথা হয় জানি, ফোনে ঝগড়া হয়ে যায় আমার। ভাই যদি সামনে থাকে, তোরা হয়তো জানিস ভাইও স্টক মার্কেটে আছে, তো ও প্রফেশনালি করছে। তো ভাই সামনে থাকলে না ফোন আমার থেকে কেটে দেয়, মানে নিয়ে বন্ধ করে দেয়, মানে ঝগড়া, মানে আমি তো তাকে নর্মাল ভাবে অ্যাডভাইস করছি, সে আমাকে উল্টো পাল্টা চার্জ করে। হ্যাঁ, আমি যে আচ্ছা আপনি যদি এতই জানেন তাহলে আমি তো আপনাকে শেখাতে পারবো না, তাহলে আপনি আমাকে চার্জ করছেন কেন? তো পরে ভাই আমাকে বলছে তুই বুঝলি না ব্যাপারটা। ব্যাপারটা হচ্ছে এত ঝাড় খেয়ে আছে, কাউকে বিশ্বাস করে না, মানে তুই ভালো কথা বলছিস, তোর ভালো কথাটাকে ও সহ্য হচ্ছে না, ও ভাবছে বোধহয় আবার ট্র্যাপে ফেলবে। কথাটা বুঝতে পারলি? মানে এইরকম অবস্থা, মানে ঝাড় খেয়ে খেয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু তবু ভাবছে কি যদি কেউ একটু ভালো করে শিখিয়ে দেয়, তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে আমি কি শেখাবো, আমি সেটা বলি, ঠিক আছে, কি সময় লাগবে, জিনিসগুলোকে ধরে ধরে শিখতে হবে, ঠিক আছে, তখন ওর বক্তব্য না না এত আমি করতে পারবো না। তখন আমি বলি যদি এত না করতে পারবেন, আপনি যদি জানেন তাহলে আপনি নিজের মতো করুন না। হুম। তখন বলছে আপনি যদি শেখাবেন তাহলে, মানে উল্টো পাল্টা, মানে আনখার মতো কথা বলে, যে কথাগুলোর কোনো বেস নেই। তখন অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমটাই বুঝতে পারতাম না কি কেন এরকম করছে, আমি ভাবতাম পাগল টাগল বোধহয়। ভাই বলছে না রে বাবা, এরা পাগল নয়, এরা হচ্ছে মার্কেটে লস খেয়ে খেয়ে এদের পুরো শেষ, ঠিক আছে, এরা আর কাউকেই ভরসা করতে পারে না। তখন এরা এরকম সেই পাগল কুকুরগুলো যেরকম হয় রাস্তায়, যাকে পারে তাকে কাটে, ওরকম টাইপের হয়ে যায়। আর এদিকে প্রথম প্রথম ফোনে কথা বলবি না, সব জানে। হ্যাঁ, অথচ আচ্ছা সবই যখন জানিস তাহলে তো টিচারেরও তো দরকার নেই, তাই নয়? এই আতের লোকেদের সঙ্গেই সমস্যাটা বেড়ে যায়, জানিস তো। বুল মার্কেটে সবাই এক্সপার্ট, ঠিক আছে, সবাই চ্যানেল একে অপরকে। বিয়ার মার্কেটে আর কারুর পাত্তা পাওয়া যায়। পাত্তা মানে যখন পড়ে মার্কেট তখন সবার অবস্থা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু পয়েন্ট গুলো দেখে নিবি তাহলে, হ্যাঁ। আশা করছি, আমার মনে হয় না আর কিছু প্রবলেম হবে। এবারে জাস্ট একটু क्वेश्चन आंसर গুলোকে ভালো করে প্র্যাকটিস কর, যারা সামনে एग्जाम দিবি। ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम सामने, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनका एग्जाम देरी है वो डोंट वरी, अभी मेरे साथ साथ अभी बहुत दूर चलेगा सर, जर्नी अभी बहुत बाकी है। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे হ্যাঁ স্যার, टुमारो टुमारो विद अ फ्रेश टॉपिक एंड फ्रेश। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट से अभी थोड़ा थोड़ा धीरे से प्रैक्टिकल बात चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस भी होगा, एज वेल एज स्ट्रेटेजी। हाँ पीयूष बोल। কালকে স্ট্র্যাটেজি পড়াবেন? কালকে কি করাবো এখনো ডিসাইড করিনি, আমি ডিসাইড করে বলছি। স্ট্র্যাটেজিটা করান না, কারণ মানে স্ট্র্যাটেজি তো অনেকদিন হয়নি তো, এবার ঠিক আছে, এক্সামে। আমি বলবো, আমি বুঝতে পেরেছি স্ট্র্যাটেজি কিছু এক্সামের জন্য লাগবে, ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি বলছি স্ট্র্যাটেজি সেরকম হলে করাবো। আর বেসিক্স এর ডেটটাও আমি ডিক্লেয়ার করে দেবো, নন্দনের লাগবে তো এর লাগবে, আমি বেসিক্স এরটাও ডিক্লেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো, বাই। স্যার, হ্যাঁ বলো। আমার লগ ইন করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে। তাই এত প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, কত ক্লাসটা শুরুর দিকটা একদম মিস হয়ে যাচ্ছে, কত দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি মানে এমন একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি না, আমি মনে থাকছে আমার, কিন্তু আমি যখন বসবো সেই সময়গুলোতে একটু গন্ডগোলে পড়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে গীতিকা, আমি এবারে কথা রাখবো। ঠিক আছে, আর কিছু না, আসলে মানে বিভিন্ন রকম প্রবলেমের জন্য না, এটা বলাটা অজুহাত দিয়ে লাভ নেই, বাট করে দিলে খুব ভালো হয় না, আমি করে দেবো গীতিকা। ঠিক তুমি আছে আমাকে স্যার। একটু মেসেজ করে রাখবে তো, আমি ভুলে যাচ্ছি তো, জাস্ট একটা হ্যাঁ, মেসেজ করে দেবো, ঠিক আছে, কি আচ্ছা স্যার আমার লগ ইনটা একটু রেডি করে দিন। একটু মেসেজ করে রাখো। ঠিক আছে স্যার। বাই স্যার। ওকে বাই।